Hello guys, welcome back to the Learn Sprite YouTube channel. Welcome to this channel. Welcome to Fighter Series Class 10th Board Exams. मात्र 15 दिन दूर। आज 1 फरवरी है और आज से लेकर के 15 दिन बचे हैं और ठीक 15 दिन बाद तुम दे रहे होंगे अपना इंग्लिश का पहला पेपर। बहुत धक धक कर रही होगी, है ना? कुछ लोगों की पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ बच्चों की पढ़ाई हो नहीं रही होगी बिकॉज उन्हें डर लग रहा है। कुछ बच्चों की पढ़ाई इसलिए नहीं हो रही बिकॉज उसमें कुछ पढ़ाई नहीं है ना? और कुछ बच्चों की पढ़ाई इसलिए नहीं हो रही है बिकॉज उन्होंने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन क्या आएगा एग्जाम में इस चीज का डर सता है। तो इन सब चीजों में नहीं लगना है। ठीक है, अब तुम्हारे पास सिर्फ आखिरी 15 दिन बचे हैं जहां तो फाइट बैक कर सकते हो, है ना, और जीत सकते हो। 15 दिन कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी डिसेंट स्कोर तक 80% तो जा ही सकते हो आराम से। 80 to 90% तो कहता हूँ जा सकते हो। लेकिन ये 15 दिन तुम्हें स्ट्रिक्टली पढ़ाई करनी होगी अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अगर तुम सब कुछ पढ़ रखा है तो भाई उन चीजों को रिवाइज करो यार। तुम 95 क्रॉस तो आराम से हो अगर तुम सब कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, पेपर बहुत ईजी आते हैं, है ना? पास्ट पेपर उठा के देख लो, सैंपल पेपर उठा के देख लो, पेपर बड़े आसान आते हैं। अगर तुमसे सैंपल पेपर बन रहा है, अगर तुमसे सीबीएसई के पास्ट के क्वेश्चन बन रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारी आधी प्रिपरेशन तो वही हो गई है। आधे से ज्यादा तुम्हारी प्रिपरेशन वही पे हो गई है एंड तुमने कर लिया है ना? बिकॉज जो पास्ट टाइम में क्वेश्चन आए हैं, जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन आए हैं, अगर तुमसे वो बन रहे हैं मतलब तुम्हारे इस साल के क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे बोर्ड एग्जाम से, तो ज्यादा टेंशन लेने की नहीं है। अब हम लोग अपनी साइड से क्या करने वाले हैं? हमने आपके लिए लेकर आई है फाइटर सीरीज। ठीक है, मैंने इस फाइटर सीरीज के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। जिसने नहीं देखी, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी, तो भाई साहब फाइटर सीरीज जिसके अंदर हम लोग सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, सिविक्स के तुम्हारे 5 चैप्टर्स हैं, इकोनॉमिक्स तुम्हारे 4 चैप्टर्स हैं। इन दोनों मतलब इन 9 चैप्टर्स को हम लोग 9 दिन में कवर करने वाले हैं विद 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, इस सीरीज में क्या होने वाला है तो आपको डिटेल में बता देता हूँ मैं। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपना पहला चैप्टर लेकर आए हैं पावर शेयरिंग का, है ना? सिविक्स का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पूरा डिटेल में कवर करेंगे। आराम से कवर करेंगे, बहुत टाइम लेंगे अपना। ठीक है, तो उसमें बस बहुत टाइम। देखो, सबसे पहले तो अब ये सीरीज किसके लिए है? तो ये सीरीज उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, बिकॉज इसमें पूरी 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। 100% थ्योरी को कवर किया जाएगा। जितने तुमने यहाँ पे लगाने हैं प्रीवियस क्वेश्चंस, वो भी तुम्हारे लिए लेके आएंगे। ठीक है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग नोट्स है, पूरी एनसीईआरटी डालने के लेके आएंगे मैंने, है ना? नोट्स इतने भी जो है समराइज नोट्स नहीं है ना? ऐसे नोट्स हैं जिसमें तुम लोग डिटेल में सारी चीजें कवर कर सकते हो। पूरी एनसीईआरटी के नोट्स है। ठीक है, ये मान के चलो। उसके साथ तुम्हारे लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आया है मैंने, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। रीजन भी, जब तुम उसको एमसीक्यू में लर्न करोगे तो उससे तुम्हारी कंसेप्ट और स्ट्रांग होगा। कैसे? अगर तुमने कोई क्वेश्चन करा, वो क्वेश्चन किसी कंसेप्ट से लिंक था, तो तुमको उस कंसेप्ट तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, तो फास्ट रिकॉल कर पाओगे उस कंसेप्ट, है ना? और क्वेश्चन तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, जो मैं दे रहा हूँ ना क्वेश्चन, वो एग्जैक्ट तो ना पूछा जाएगा, लेकिन उस क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट से या तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, मैप का क्वेश्चन या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 101% आएगा आएगा। ठीक है, आएगा ही आएगा। 101% की मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन से आएगा ही आएगा। हाँ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन लेके आए इस चैप्टर से, पावर शेयरिंग चैप्टर से, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, वहां से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए, सैंपल पेपर के क्वेश्चन उठाए, दीक्षा क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन उठाए, एंड इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस जो है, जो बड़े पब्लिकेशंस है, उनके सैंपल पेपर क्वेश्चंस को उठा करके मिक्स करके उन क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। ठीक है, मेनली सारी जगहों पे जो है सेम कॉमन क्वेश्चन देखने मिलेंगे, है ना? इसलिए मैंने उन कॉमन क्वेश्चंस को एक ही क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, मतलब कॉमन कंसेप्ट के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को एक ही बना दिया। ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो फाइटर सीरीज में क्या होने वाला है, हम डेली, अब 1 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक, डेली शाम में 6 बजे लेक्चर अपलोड होगा। देखा, लेक्चर जो है यहाँ पे रिकॉर्डेड अपलोड होगा, रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड अपलोड होगा। ठीक है, अपने चैनल पे, है ना? सब्सक्राइब कर लेना, ठीक 6 बजे आ जाना। आराम से पूरे दिन बाकी सब्जेक्ट से पढ़ाई करना, 6 बजे आ जाना। यहाँ पे हम लोग 2 घंटा, ठीक है, मैक्सिमम 2 से ढाई घंटा लूंगा, है ना? मैं कह सकता हूँ 2.30 आवर्स। ठीक है, 2 hours 30 minutes तुम्हारे जाएंगे जाएंगे। ठीक है, या फिर शायद उससे ज्यादा चले जाए अगर चैप्टर बड़ा है तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग उसमें बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो उसको भी कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, है ना? तो इसीलिए वजह से हम लोग उसको एकदम डाउन से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? रिवीजन नहीं कर रही, ये रिवीजन लेक्चर नहीं है। ठीक है, जिसको रिवीजन करना है वो ये नहीं देखना। ठीक है, जिसको रिवीजन करना है, थोड़ा बहुत कर रखा है, वो कर सकता है। लेकिन जिसने सब कुछ कर रखा है, वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन वाले पार्ट को देखना। ठीक है, जो क्वेश्चन वाले पार्ट है उसको देखना, ताकि तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तुम लोग को इस चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुमको इन कंसेप्ट की जरूरत नहीं, बिकॉज तुम फिर से तुमने सब कुछ पढ़ा रखा है, लेकिन तुम फिर से डिटेल में पढ़ने जाओगे, मेक्स नो सेंस। ठीक है, तो हम डेली 6 बजे मिलेंगे रिकॉर्डेड के साथ।
पूरी तरह तैयार रहना तुम लोगों को। ठीक है, इस तरह से हम लोग सभी चैप्टर्स को एक एक करके खत्म करेंगे एंड देन उसके बाद क्या आएगा, फाइटर सीरीज के बाद हमारे चैनल से क्या आएगा आप लोगों के लिए, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए। तो वो तुम लोगों को आखिरी वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, तो बने रहना इस सीरीज के साथ। स्टार्ट करते हैं तो पावर शेयरिंग, बहुत टाइम वेस्ट होगा। पावर शेयरिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो, हम पावर शेयरिंग के ना दो चीजें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं बेल्जियम के बारे में और एक पढ़ते हैं श्रीलंका के अंदर। ठीक है, हम समझने वाले कि बेल्जियम में क्या चीजें हुई थी, ठीक है, और कैसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ। कॉन्फ्लिक्ट हो सकते थे वहां पे, मतलब वहां पे झगड़े हो सकते थे, लेकिन उन झगड़ों को सुलझा दिया गया, है ना। और हम लोग एक श्रीलंका कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, दो कंसेप्ट दो कंट्रीज के, एक बेल्जियम एक श्रीलंका के, कि बेल्जियम में क्या क्या चीजें हुई, है ना, और क्या कॉन्फ्लिक्ट वहां पे हो सकते थे, वहां पे लड़ाई झगड़े हो सकते थे, उसको कैसे सुलझाया गया उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से। और वैसे ही उसी तरह से सिमिलरली श्रीलंका के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होने वाले थे और हो गए। ठीक है, वॉर हो गई बेस्ड ऑन व्हाट, लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे उनके बंटवारा होने लग गया। ठीक है, दोनों कंट्रीज में, लेकिन एक कंट्री ने किस तरह से उस बंटवारे को अच्छे से संभाला, है ना, और एक कंट्री ने उस चीज की मेजोरिटी का फायदा उठाया, है ना, और उस वजह से क्या हुआ, वॉर वहां पे फेस करने पड़े। तो ये दोनों कंसेप्ट को, इन दोनों रीजन्स के, इसको हम लोग कंपेयर करके यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ओवरव्यू दे दिया, पढ़ते हैं। बेल्जियम एंड एथनिक कंपोजिशन। हम पहले तो बेल्जियम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बेल्जियम क्या है, क्या चीज है बेल्जियम। तो बेल्जियम जो है ना, यूरोप के अंदर सिचुएटेड एक कंट्री है छोटी सी, ठीक है, जो कि हरियाणा से भी छोटी है। ठीक है, ये जो चीज है ना, ये थोड़ी चीजें याद रखना, जो मैंने लिखा है ना, ये चीजों को याद रखना। ये चीजें तुमको एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछी जा सकती है ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, वरना शायद क्वेश्चन में आया तो तुम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे इनके बना के लिख सकते हो। तो बेल्जियम क्या है, बेल्जियम एक ऐसी कंट्री है जो कि यूरोप में सिचुएटेड है, और ये हरियाणा से भी ज्यादा छोटी है, हमारा स्टेट हरियाणा से ज्यादा छोटी है। फिर द पॉपुलेशन इज हाफ ऑफ दैट ऑफ इन हरियाणा, है ना। इट्स शेयर्ड इन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। ठीक है, इनको याद कर लेना, नीदरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग एंड जर्मनी। इन चार कंट्रीज के साथ वो अपने बॉर्डर शेयर करती है। कौन, बेल्जियम, नीदरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी। Belgium is an ethnic diverse country. A major portion of its population, about 59%, lives in the Flemish region, and Dutch lives 40% people lives in the Wallonia regions and speak French. Only 1% of the people lives in the Belgium regions and speaks German. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, बेल्जियम के अंदर ना 59% ऐसे लोग हैं जो कि फ्लेमिश रीजन के अंदर रहते हैं। 15% लोग ऐसे हैं जो फ्लेमिश रीजन के अंदर रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच लैंग्वेज। वहीं पे 40% लोग ऐसे हैं जो कि वेलोनिया रीजन में रहते हैं और वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, है ना। और 1%, मात्र 1% लोग ऐसे हैं जो कि जर्मन बोलते हैं। ठीक है, जर्मन बोलते हैं। तो इन तीन चीजों के बारे में ना वापस एक बार याद करवा देता हूँ, आराम से जाएंगे, बहुत आराम से जाएंगे, आराम आराम से चैप्टर कवर करेंगे। देखो, 59% बोला है, 59%, 59% वो लोग हैं जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं एंड फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, सॉरी डच लैंग्वेज बोलते हैं, सॉरी, जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं। एंड 40% लोग ऐसे हैं जो कि वेलोनिया रीजन में रहते हैं एंड वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, एंड 1% जो लोग बचे हुए हैं वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर बेल्जियम का कैपिटल क्या है, जैसे हमारा इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, वैसे बेल्जियम का कैपिटल क्या है, बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स एक सिटी है जो कि बेल्जियम की कैपिटल है। ठीक है, इट इज डोमिनेटेड बाय द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज। मतलब कि अब देखो, अब ओवरऑल कंट्री की बात करें तो ओवरऑल कंट्री के अंदर जो है 59% लोग ऐसे हैं जो कि मेजोरिटी में है, जो कि फ्लेमिश रीजन में रहकर के डच लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन 40% लोग ऐसे हैं जो कि बेलोनिया रीजन में रहकर के फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, आई एम सॉरी, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन सिर्फ ब्रुसेल्स की बात करें, एक सिटी की बात करें, एक सिटी जो कि जिसका नाम है ब्रुसेल्स, जो कि कैपिटल सिटी है, उस सिटी की अगर बात करें तो वहां पे जो है अराउंड अबाउट 80% लोग जो है फ्रेंच बोलने वाले हैं। ठीक है, डच बोलने वाले लोग नहीं, फ्रेंच बोलने वाले लोग ज्यादा हैं वहाँ पे। तो 80% लोग ऐसे हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं, है ना। वाइल द 20% लोग, जो 20% लोग बचे हुए लोग हैं, है ना, वो लोग जो है ब्राजील में आज डच स्पीकिंग, वो लोग डच बोलते हैं। ठीक है, डच लैंग्वेज बोलते हैं। तो वो यहाँ पे देखो, तुमको ओवरऑल डायग्राम बता देता हूँ मैं। पूरी कंट्री है ना हमारी बेल्जियम, तो बेल्जियम के अंदर पूरी कंट्री के अंदर 59% लोग ऐसे हैं जो कि फ्लेमिश रीजन के अंदर रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं। 40% लोग ऐसे हैं जो कि वेलोनिया रीजन के अंदर रहते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। और बाकी जो 1% है वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, उनको हटाओ। ठीक है, तो इन दोनों के बाद बात करते हैं। और ब्राजील्स, ब्राजील जो इनकी कैपिटल सिटी है, उस सिटी की सिर्फ बेसिकली हम बात करें तो वहां पे 80% लोग फ्रेंच स्पीकिंग वाले पीपल हैं और 20% लोग डच वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, तो यहाँ पे कौन है, माइनॉरिटी कौन है, फ्रेंच स्पीकिंग वाले लोग। ठीक है, सेंटर्ड इन ब्राजील इज रिलेटेड रिच एंड पावरफुल। तो ब्राजील में रहने वाले जो फ्रेंच पीपल लोग हैं वो बहुत अमीर हैं
Despite that, Dutch-speaking communities, which was poor, could not benefit into economic developments and education much rather than the French-speaking communities. This fueled tension between the two communities between 1950 and 1960. अगर अपना 1950 1960 के अंदर जो है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए थे, टेंशन स्टार्ट हो गई थी किसके बीच में, फ्रेंच बोलने वाले लोगों के बीच में और डच बोलने वाले लोगों के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे ये क्या हो गया, हटाओ इसको। हाँ, हमने बात करी अब अबाउट दी बेल्जियम। अब बात करते हैं श्रीलंका के बारे में कि भाई श्रीलंका में क्या चीजें थी। ठीक है, हमने एक टॉपिक कवर कर लिया। ठीक है, अब हम लोग एक अलग टॉपिक पे जा रहे हैं जो कि श्रीलंका एंड द एथनिक टेंशंस के बारे में। श्रीलंका क्या है? श्रीलंका एक टापू है। ठीक है, आई मीन आइलैंड है। हम सब जानते हैं श्रीलंका आइलैंड है। इंडिया के मैप के ऊपर छोटा सा नीचे बना होता है ना, तो वही तो श्रीलंका है ना, जिस सिचुएटेड क्लोज टू द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, हमारा जो साउथ है, जो इंडिया का साउथ है तमिलनाडु, उस सिचुएशन में, सॉरी उस वहां पे सिचुएटेड है। राइट, श्रीलंका तो वहां पे सिचुएटेड है। इट्स पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द स्टेट ऑफ हरियाणा। अब दोनों कंट्रीज को हरियाणा से यहाँ पे कंपेयर करा गया है बुक के अंदर। एक कहता है कि बेल्जियम जो है हरियाणा से ज्यादा कम, मतलब हरियाणा की जितनी पॉपुलेशन है उससे कम पॉपुलेशन है किसकी, बेल्जियम की। लेकिन श्रीलंका की पॉपुलेशन हरियाणा की पॉपुलेशन के इक्वल है। ठीक है, श्रीलंका हैज एन एथनिकल डाइवर्स पॉपुलेशन। सिंहाला, यहाँ पे देखो, बेल्जियम के अंदर हमने पढ़ा अबाउट द डच स्पीकिंग पीपल्स, हमने पढ़ा अबाउट द जर्मन्स, हमने पढ़ा अबाउट द फ्रेंच। हमने वहां देखा कि पूरी कंट्री के अंदर डच बोलने वाले लोग ज्यादा है, मेजोरिटी में कौन है, डच बोलने वाले लोग। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका के अंदर होते हैं सिन्हाला, सिन्हाला बोलने वाले लोग, सिन्हाला बोलने वाले लोग। ठीक है, तमिल बोलने वाले लोग। ठीक है, ये दो टाइप्स के पीपल होते हैं। सिन्हाला जो होते हैं ना, सिन्हाला बोलने वाले लोग जो होते हैं वो 74% होता है, तमिल बोलने वाले से 18% होता है ना। आर द टू मेजर एथनिक ग्रुप्स। यहाँ पे एथनिक ग्रुप्स हैं दो, जिसका नाम है एथनिक ग्रुप, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे बांटे गए ग्रुप्स। तो बेसिकली सिन्हाला बोलने वाले 74% लोग हैं एंड बाकी जो 18% लोग हैं वो तमिल बोलते हैं। किस तरह, श्रीलंका के अंदर। द तमिल सिटीजन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप्स। ठीक है, अभी तमिलों को ना दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक तो हमारे इंडियन तमिल है और एक नेटिव तमिल है। नेटिव तमिल क्या होता है, नेटिव तमिल होता है कि जो पहले ही श्रीलंका के अंदर रहते हैं। ठीक है, जो पहले से श्रीलंका के अंदर रहे हैं। और इंडियन तमिल कौन से हैं, जो पहले हमारे इंडियन तमिल से वो काम के लिए श्रीलंका जब माइग्रेट कर रहे थे, उन्हें कहते हैं हम लोग इंडियन तमिल्स, जो वहां ही बस गए वो है इंडियन तमिल्स। ठीक है, नेटिव तमिल्स एंड कॉल्ड एज श्रीलंकन तमिल्स वे आर 13%। अब जो 18% तमिल्स है उसके अंदर भी 13% जो है वो वहां के सिन्हाला श्रीलंकन तमिल्स है, जो वहीं पे रहते थे, जो वहीं पे है ना, पहले से रहे हैं। लेकिन जो इंडियन तमिल्स है, जो यहाँ से गए इंडियन तमिल्स, वो अराउंड 3 to 4% है। मतलब जो 18% तमिल बोलने वाले हैं उसमें 13% जो लोग थे वो वहीं पे रहने वाले, वहीं पे बॉर्न हुए, वहीं पे बॉटम हुए, वो थे वहां के श्रीलंकन तमिल्स। और बाकी के जो 3 से 4% थे, 3 से 4% वो यहाँ से इंडिया से माइग्रेट कर गए थे। ठीक है, वो इंडियन तमिल्स थे। राइट, समझ में आ गया? आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। अब देखो, हमने तुमसे बात करी कि श्रीलंका में किस तरह से मेजोरिटिज्म को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया, किस तरह से सिन्हालास को मेजोरिटी में रखा गया, उन्हें ज्यादा बेनिफिट्स दिए गए, उन्हें ज्यादा फैसिलिटीज दी गई। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई वो भी सिन्हाला की फॉर्म हुई, है ना। जो बेनिफिट्स मिलते थे, जो सब्सिडीज मिलती थी, जो हर फैसिलिटी मिलती थी गवर्नमेंट तरफ से, वो सारी की सारी सिन्हालास को मिलती थी। जबकि इंडियन तमिल्स को कुछ भी नहीं मिलता था। ठीक है, इंडियन तमिल्स को कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन लेकिन किस तरीके से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए, ठीक है, तो तुम समझ रहे होंगे कि सिन्हाला ज्यादा थे बट तमिल कम थे। अब सिन्हाला को ज्यादा बढ़ावा देने लगा, है ना, उन्हें ज्यादा मेजोरिटी दी जाने लगी, उन्हें ज्यादा फेवर दिया जाने लगा, उन्हें ज्यादा फैसिलिटी दी जाने लगी। और इससे क्या हुआ, इससे तमिल्स को जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, उनपे उन्हें जॉब नहीं दी गई, उन्हें कोई फैसिलिटी नहीं दी गई, है ना। इससे भड़क गई। ठीक है, ऑब्वियस बात है, कम्युनिटी बढ़ जाएगी, है ना, और उससे वॉर्स हो गई। ठीक है, वेयर बेल्जियम का जब पढ़ा कि बेल्जियम के अंदर क्या था, बेल्जियम के अंदर भी तो डच स्पीकिंग वाले पीपल थे, वहां पे भी तो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, वहां भी डच स्पीकिंग वाले लोग थे, वहां भी जर्मन बोलने वाले लोग थे। तो वहां कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं हुआ, वहां कॉन्फ्लिक्ट क्यों रुक गए, यही पढ़ने वाले भाई। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे कि श्रीलंका में क्या चीजें हुई, है ना, श्रीलंका में क्या क्या चीजें हुई, एंड फिर हम पढ़ेंगे कि डच बोलने वाले लोग और जर्मन बोलने वाले लोग जो हमारे बेल्जियम में थे, उनके साथ क्या चीजें हुई, है ना, और वहां कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं हुआ, जबकि श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट हो गए लेकिन बेल्जियम में कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं हुए, ये पढ़ेंगे। देखो, श्रीलंका गेन इन इंडिपेंडेंस इन 1947, 1948 सॉरी 1948 के अंदर श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ। ठीक है, टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट
By virtue of that majority, Sinhalas adopted a series of majority measures. This established the supremacy of Sinhalas. Basically बोल रहा है कि सिन्हाला की गवर्नमेंट बन गई। नहीं कुछ नहीं, सिन्हालास की गवर्नमेंट बन गई और बस मतलब सिन्हालास मेजोरिटी में है ना? जो लोग मेजोरिटी में है, अब वही अपने मेजोरिटी कम्युनिटी वाले को वोट देंगे और उनकी गवर्नमेंट बनेगी, तो ऑब्वियसली बात है सिन्हाला की गवर्नमेंट वहां पे बन गई। ठीक है। इन 1956, अब ये डेट याद रखना, थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पे आ गई है। इन 1956 द an act was passed to recognize Sinhala as the only official language. तमिल was disgraded। ठीक है, यहाँ हुई पहली चीज स्टार्ट, जहां पे सिन्हाला गवर्नमेंट बनी, है ना? कब बनी सिन्हाला की गवर्नमेंट बनी? 1948 के अंदर वहां पे जो है इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद सिन्हाला की गवर्नमेंट बन गई। फिर 1956 में एक एक्ट पास कराया गया जिसमें सिन्हाला की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि सिन्हाला जो है हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना कि तमिल। है ना? मतलब कि तमिल को यहाँ पे पूरी तरह से निकाला गया कि हट निकल जाओ यार, है ना? चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, इनको कोई इज्जत ही नहीं देनी है। तो सिन्हाला जो है यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बताते हैं, और तमिल्स को पूरी तरह से हमें नेग्लेक्ट करते हैं, तमिल्स को यहाँ पे निकाल देते हैं, मतलब अपने साथ मानते ही नहीं है बेसिकली। है ना? और कोई इज्जत नहीं देता तमिल की, सिंपल बात। द गवर्नमेंट फॉलोड preferential policies that favored Sinhala applicants for the university positions and government jobs। जो मैंने तुमको कहा, जो फैसिलिटीज हैं, जो जॉब्स हैं, है ना? और जितनी फैसिलिटीज थी, सब्सिडीज थी, हर एक चीज, हर एक फेवर यहाँ पे सिन्हालास को दिया गया। ठीक है। जैसे कि अगर कोई जॉब के लिए एक सिन्हाला बंदा आ रहा है ना, और एक तमिल बोलने वाला बंदा आ रहा है, तो सबसे पहले चीज ये नहीं दिखती थी कि वैसे रिज्यूमे क्या बनाया है, या बंदे का स्किल्स क्या है, या फिर क्या सीखा है, क्या है, हर में तू सिन्हाला है आ जा, तू तमिल है निकल जा, सिंपल, समझ रहे हो? The constitution declared that Sri Lanka has officially recognized Buddhism as its state religion. It promised to promote the and foster है, मतलब कि सिन्हाला बोलने वाले जो लोग थे ना, वो बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते थे, तो उसी बुद्धिज्म रिलीजन को उन्होंने क्या कर दिया, एज एन ऑफिशियल, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते कि बुद्धिज्म ही मतलब हमारा ऑफिशियल रिलीजन है। ठीक है, हम सेक्युलरिज्म में नहीं है, हम सेक्युलर कंट्री नहीं है, हमारा रिलीजन बुद्धिज्म है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला है। तमिल ये कुछ नहीं है भाई, इनको निकालो, नहीं मानते ही नहीं हम इसके अंदर, इनको हम हमारे अंदर, सिंपल, समझ रहे? अब देखो, इतनी सारी चीजें करोगे तो तमिल चुप नहीं बैठेंगे। आ जाओ। These measures made that Tamil feel alienated and isolated in their own nation। अब देखो, अब तुम अपने घर में हो, खुद के घर में हो, है ना? अब तुम्हारे खुद के घर में तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी इज्जत ही ना करें। ठीक है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मतलब, अगर सपोज करो तुम हो, है ना? तुम एक हो, तुम्हारा एक भाई है, कजिन भाई है, कजिन नहीं रियल भाई, रियल ब्रदर, ब्रदर है या फिर सिस्टर, मान लो सिस्टर है, ब्रदर। ठीक है, और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तुम्हें इज्जत नहीं दे रहे, तुम्हें निकाल रहे हैं, भाई हटिए मेरा बेटा नहीं। ठीक है, और तुम्हारे भाई या तुम्हारे बहन को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, उन्हें पॉकेट मनी मिल रही है। ठीक है, उन्हें घूमने जाने मिल रहा है। ठीक है, उन्हें दोस्तों के साथ हैंग आउट करने मिल रहा है ना? उन्हें मजे करने मिल रहे हैं, उन्हें नया फोन मिल रहा है। ठीक है, उन्हें नए कपड़े मिल रहे हैं, सब कुछ उन्हें दे रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं दे रहे हैं, तुम्हें कैसा फील होगा? ठीक है, उसी तरीके का फीलिंग जो है यहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स को, या फिर होता है तमिल्स को, है ना? तमिल्स को यहाँ पे श्रीलंका में होने लगी, अपनी कंट्री के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर घुट घुट के जी रहे हैं भाई। है ना? गवर्नमेंट जो है सारी फैसिलिटीज सिन्हाला को दे रही है, सब कुछ सिन्हाला के लिए कर रही है, अरे हमारे लिए क्या है, कुछ नहीं है, घंटा। ठीक है, तो कैसा फील होगा? खराब फील होगा ऑब्वियसली, तो वही होने लग गया। ठीक है, they believed that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their language and culture and our constitution and the government। मतलब कि यहाँ पे जो सिन्हालास थे, वो इतने ही लोगों को ज्यादा मानने लगे कि भाई तू सिन्हाला है, तू हमारा बंदा है ना? अगर तू कुछ गलत भी कर रहा है, भाड़ में गया लो, भाड़ में गया लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तू कुछ गलत भी कर रहा है, तुझे जेल में नहीं डालेंगे, सिंपल बात है। मतलब कि ये डिक्टेटरशिप ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो वही फॉलो हो रहा था। और सिन्हालास क्या कर रहे थे, जो गवर्नमेंट कर रही थी उनकी, है ना, कि वो अपने कल्चर को बढ़ावा कर रहे थे। ठीक है, वो बोल रहे थे कि सिन्हाला ही सब कुछ है ना? अपने बुद्धिस्ट कल्चर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि तमिल पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, समझ रहे हो? और जो गवर्नमेंट बना रहे थे उस पे एक तरीके से डिक्टेटरशिप ही चल रही थी, एक पार्शलिटी चल रही थी विद सिन्हालास, पार्शलिटी चल रही थी, मतलब हम सिन्हाला से साथी हैं। ठीक है, तमिल के साथ बिल्कुल नहीं है। तो एक तरीके से सिन्हाला जो है तमिल के साथ क्या कर रहे थे, पार्शलिटी कर रहे थे। Politics derived them of an equal political rights and opportunities for employment and development। The Sinhalas, Tamils, only worsened that time। बेसिक लैंग्वेज दी हुई है, हटाओ उसको, वही बता रहा है, बस डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब हमने देख लिया कि भाई साहब ये सारी चीजें हुई थी। ठीक है, ये सारी चीजें हुई, है ना? कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते थे श्रीलंका में, और वहां पे जो है सिन्हालास को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। यहाँ पे तमिल की कोई इज्जत नहीं थी, है ना? सिन्हालास की रिस्पेक्ट थी, सिन्हालास की रिस्पेक्ट थी।
है ना? जो फेवर्स था, जो फैसिलिटीज थी, हर एक चीज यहाँ पे किसको दी गई? हमारे सिंहास को दी गई। तमिल को कुछ नहीं, घंटा मिलेगा। ठीक है, वही वेराज बात करते हैं हम लोग बेल्जियम की। बेल्जियम में भी तो भाई साहब तीन कम्युनिटीज रह रही हैं। कौन सी? डच, फ्रेंच एंड जर्मन। अब यहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। ठीक है, तीन कम्युनिटीज हैं, अगर श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो भाई साहब बेल्जियम में भी तो होना चाहिए। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ देखो। द बेल्जियम लीडर्स recognize the existence of the religious differences and cultural diversities। वहां की गवर्नमेंट थोड़ी शानी थी। ठीक है, उन्होंने पहले देख लिया कि भाई साहब यहाँ पे जो है कल्चर डाइवर्सिटीज हो रही है। मतलब कि यहाँ पे लोग जो है यहाँ पे कास्ट में बटे हुए हैं, है ना, अलग अलग लैंग्वेजेस में बटे हुए हैं, है ना। अगर इनको रोका नहीं गया, ठीक है, अगर इनको एक साथ मिलाया नहीं गया, अगर इनको इक्वल रिस्पेक्ट या इनको इक्वली ट्रीट नहीं करा गया, तो भाई साहब लफड़े होंगे, है ना। To adopt that idea of inclusion growth, they amended their constitution four times between 1970 and 1970 to 1993 के बीच में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चार बार बदला है। चार बार बदला है, देखो। अनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री पीसफुली। उन्होंने क्या क्या मेजर्स लिए वही पढ़ेंगे हम लोग। देखो, ये कुछ फीचर्स हैं और ये कुछ मेजर्स हैं जो कि बेल्जियम में उनकी बेल्जियम गवर्नमेंट ने लिए। ठीक है, whereas जो कि श्रीलंका को भी करना चाहिए था लेकिन श्रीलंका ने नहीं करा। हाँ, लेकिन बेल्जियम में करा, और इस रीजन से वो पीसफुली रह पाए सभी कम्युनिटीज। क्या करा देखो, द बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब श्रीलंका का एग्जांपल लेके ही हम लोग समझेंगे सारी चीजें। श्रीलंका में हमने क्या देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बनी, सिंहलाज की बनी। ठीक है, जितने भी पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में लोग थे वो सारे सिंहालास थे। गवर्नमेंट बन रही थी सिंहालास की, मेंबर्स मिनिस्टर सारे के सारे सिंहालास, फैसिलिटीज सिंहालास को, सब कुछ। लेकिन बेल्जियम ने क्या करा? बेल्जियम ने कहा कि जितने भी नंबर ऑफ डच स्पीकिंग, जो डच लोग हैं, डच बोलने वाले लोग हैं और फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, वो सारे मिनिस्टर्स इक्वल होने चाहिए हमारे गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। और अगर कोई गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है और उसमें चार लोग हैं, ठीक है, तो दो डच वाले होने चाहिए और दो फ्रेंच बोलने वाले होने चाहिए, इक्वल लोग होने चाहिए। ये यहाँ पे जो है मैंडेटरी कर दिया गया। ठीक है, इससे क्या होता था? इससे अगर डच गवर्नमेंट बन रही है तो भी लोगों का चला जाएगा, मतलब डच गवर्नमेंट बन गई, फ्रेंच वाले लोगों का चला जाएगा डच गवर्नमेंट बन गई, है ना, हमारे अपोजिशन गवर्नमेंट बन गई। नहीं, क्यों? क्योंकि फ्रेंच वाले बोलने वाले लोग भी तो गवर्नमेंट के अंदर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वलिटी बनी रहेगी, पीसफुल इक्वलिटी बन गई। ठीक है, resolutions required the support of the majority of the members from each linguistic groups to pass as a law, thus no communities can make any legislative decisions unilaterally। मतलब कि अगर यहाँ पे किसी एक गवर्नमेंट की मेजोरिटी गवर्नमेंट बन भी गई, ठीक है, जैसे सपोज कर लो अगर डच लैंग्वेज वालों की गवर्नमेंट बन गई, तो वहां पे अगर उनको कोई लॉ बनाना है या उनको कोई एक्ट पास करना है या कुछ नया रेजोल्यूशन को करना है, तो इस चीज को वो लोग खुद से नहीं कर सकते। बहुत सारे प्रोसेस से गो थ्रू करना पड़ेगा, बहुत सारी परमिशंस लगेगी। एंड परमिशंस फ्रेंच बोलने वाले लोगों के मिनिस्टर से भी लगेगी, मतलब फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर से भी परमिशन लगेगी। समझिए, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ टू रीजन्स हैज बीन गिवन सम पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स टू अनेबल बेटर गवर्नेंस। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग अलग नहीं माना गया है। ठीक है, अलग अलग तो है, लेकिन कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी है। और इससे क्या होगा? इससे बेटर गवर्नेंस में काम है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई परमिशन की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट खुद का भी राज कर सकती है। ठीक है, एज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। सिंपल। Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. French speaking, देखो ये लाइन मैंने बोला, Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. Equal representation. Brussels जो उनकी कैपिटल सिटी थी बेल्जियम की, वहां पे जो है, जो उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करी, ठीक है, उन्होंने एक सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म करी, मतलब पूरी की पूरी कंट्री के लिए एक अलग सेपरेट गवर्नमेंट, लेकिन बेल्जियम के लिए, ब्रसेल्स के लिए, कैपिटल सिटी के लिए एक अलग गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे दोनों कम्युनिटी के लोग इक्वली थे। The French-speaking people accepted equal representation in Brazil because the Dutch-speaking community has accepted equal representation in the central government. ठीक है, the third kind of government has been established by the constitution. ठीक है, यहाँ पे दो काइंड ऑफ गवर्नमेंट होती है, स्टेट एंड सेंट्रल। यहाँ पे तीसरी काइंड की गवर्नमेंट बना दी इन लोगों ने, तीसरे टाइप की गवर्नमेंट। दिस इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसको हमने क्या नाम दिया? अरे एक सेकंड रुक जाओ, इसको हमने नाम दिया इसको नाम दिया कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट नाम दे दिया। ठीक है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट मतलब क्या? कम्युनिटी के लिए गवर्नमेंट है सब। देखो, which is elected by the members belonging to the individual language community। मतलब कि अगर कोई इंडिविजुअल लैंग्वेज, जैसे डच लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है,
इनकी जो इंडिविजुअली है, ये लोग इंडिविजुअली अपने अपने गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक होते सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होते स्टेट गवर्नमेंट, और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट में डाल दी इन लोगों ने, ठीक है। डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग irrespective ऑफ their प्लेसेस एंड रेसिडेंस। मतलब कि सारे के सारे डच वाले लोग, बोलने वाले लोग जो है ना, एक साथ आएंगे, ठीक है, और एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को यहाँ पे वो लोग वोट करेंगे, है ना, और वो जो गवर्नमेंट बनेगी वो होगी कम्युनिटी गवर्नमेंट। सिमिलरली फ्रेंच बोलने वाले लोग भी साथ में आएंगे, सारे फ्रेंच बोलने वाले लोग, वो लोग वोट करेंगे, जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो होगी कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब जो कम्युनिटी गवर्नमेंट फ्रेंच वाले ने जो यहाँ पे बनाई है, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच पीपल वालों के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट होगी। मतलब कि बेसिकली अगर कोई डच बोलने वाले लोग हैं, उन्होंने मिल करके एक गवर्नमेंट बनाई जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, तो वो कम्युनिटी गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले लोग, सॉरी डच बोलने वाले लोगों के पद में ही या फिर उनके ही लिए लड़ेगी, ठीक है, बेसिकली उनके लिए ही काम करेगी। मतलब कि यहाँ पे हम जैसे हम लोग घर वाले हैं, ठीक है, अगर हमारा बहुत बड़ी फैमिली है, तो हम लोग सब मिलके क्या करते हैं, एक आदमी को इलेक्ट करते हैं कि भाई साहब घर में अगर शादी है, तू सारे काम करेगा। हम सब मिलके एक आदमी को इलेक्ट करते हैं, तू सारे काम करेगा, और तू हमारे घर के काम करेगा। वो थोड़ी किसी और की शादी में आके काम करना है, नहीं ना। अगर हमने सबने मिलकर के हमारी फैमिली में एक बंदे को इलेक्ट कर दिया, तो वैसे तू सारी शादी के काम करेगा, तो वो किसी और की शादी में जाके थोड़ी काम करेगा, वो तो हमारी शादी के लिए काम करेगा, बिकॉज हमने उसको इलेक्ट करा। सिमिलरली अगर एक कम्युनिटी, एक डच स्पीकिंग कम्युनिटी अपने लिए एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना रही है, तो वो कम्युनिटी गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ डच वालों के लिए काम करेगी, फ्रेंच वाले फ्रेंच वालों के लिए काम करेगी। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। दिस गवर्नमेंट हैज एन पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। ये जो है अपने ये गवर्नमेंट जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, वो पर्टिकुलर अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ भी सकती है, एंड उनके पास पावर है। अगर यहाँ पे डच के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो डच स्पीकिंग वाले लोगों के पद में लड़ सकती है। समझ में आया, उनके हक में लड़ सकती है। ओके ओके ओके, तो ये सारी चीजें करी बेल्जियम ने। और श्रीलंका, भाई साहब बताओ, बताओ श्रीलंका भाई, श्रीलंका के तो अलग ही मजे हैं। ठीक है, the Belgian model, through complicated, has proven to very effective. They help to avoid critic between the two major communities and even prevented partition of the countries on the linguistic lines. Basically कहने का मतलब ये है कि बेल्जियम और फ्रेंच बोलने वाले लोगों को अलग नहीं किया गया, है ना। अगर ये सारे मेजर्स, जैसे गवर्नमेंट इनकी पहले ही जल्दी नहीं जागती, अगर इनकी गवर्नमेंट सो रही होती, तो क्या होता, श्रीलंका की तरह हाल हो जाता। श्रीलंका की तरह हाल हो जाता, यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट्स, दोनों कम्युनिटीज लड़ रही होती, अपने अपने पद के लिए लड़ रही होती। भाई साहब, हम मेजोरिटी है, हम माइनॉरिटी है, लड़ो मारो खत्म करो। समझ रहे हो? The Brussels was chosen as a headquarters of the European Union. ब्रजल्स को जो है यहाँ पे हेडक्वार्टर, ये तो बेसिक चीजें हैं, उसको समझाने की फायदा नहीं है, उसको याद कर लो। ब्रजल्स है हेडक्वार्टर ऑफ ऑफ एन European Union. This shows that the country has been successful in establishing peace and among the people. And comment जरूर, क्या भाई साहब क्या लैंग्वेज है भाई ये, among its people, ठीक है। ओके 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 ओके। अब through democratic both Belgium and Sri Lanka has dealt with questions of power sharing differential. Belgium's leader realized that the country can remain united only if the feelings and interests of different communities and religions are respected and accommodated. Thus, they created mutual acceptable arrangements for power sharing. समझा लो, देखो क्या बोला गया कि बेल्जियम लीडर्स ने, जो बेल्जियम के लीडर्स थे, उन्होंने ये बहुत जल्दी वो नींद से उठ गए, बेसिकली बहुत जल्दी नींद से उठ गए। हाँ, उन्होंने ये फायदा देख लिया कि अगर हमने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं करा, लॉ पास नहीं करा, यहाँ पे दोनों कम्युनिटीज के बीच में पीसफुली अगर हमने सुलह नहीं करवाई, इनको इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो लफड़े होंगे, है ना। यहाँ पे दोनों कम्युनिटीज लड़ेंगी और कुछ नहीं, कॉन्फ्लिक्ट होगा, पार्टीशन हो सकती है, कंट्री अलग हो सकती है। लेकिन बेल्जियम गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया, उन्होंने इन सब चीजों को रोक दिया, लॉ पास करे, जो हमने लॉ पढ़े वो लॉ पास करे उन्होंने, है ना, कुछ मेजर्स दी कंट्री के अंदर। और इस रीजन से क्या हुआ, इस रीजन से एक बहुत बड़ा पार्टीशन है, एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट उनके कंट्री में होने से रुक गया। पर ये किसकी ब्रेवरी थी, ये थी बेल्जियम गवर्नमेंट लीडर्स की ब्रेवरी। लेकिन हम बात करते हैं श्रीलंका की, तो शो दैट इफ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर द अदर्स represents sheer power, it can undermine the unity of the country. श्रीलंका क्या बताता है, श्रीलंका ये बताता है कि बस अगर तुमने एक ही, है ना, अगर तुमने एक ही कम्युनिटी को ज्यादा बढ़ावा दिया, एक ही कम्युनिटी को ज्यादा बढ़ावा दिया, जैसे सिंधालास को बढ़ावा दिया, लेकिन तमिल को छोड़ दिया कि तमिल बाहर दिया, है, और सिंधालास को बढ़ावा दिया, तो इससे क्या होगा, इससे कॉन्फ्लिक्ट होगा, है ना। इससे यहाँ पे जो है तमिल को लगेगा वैसे हम लोग कंट्री के लीडर ही नहीं है, है ना, हमको तो कुछ मानते ही नहीं है लोग, है ना, हमारा तो भाईचारा है ही नहीं इन लोगों का, है ना, हमको तो इक्वल मानते ही नहीं। तो इससे क्या होगा, इससे यूनिटी टूटेगी, पूरी कंट्री की जो यूनिटी होगी, यूनिटी टूटेगी, बल टूटेगा, और क्या होगा, वॉर होगी भाई साहब, ऑब्वियसली कंट्री के अंदर वॉर होगी। ठीक है, देखो
पावर शेयरिंग इज अ डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्या होती है भाई साहब? इसी को तो हम कहते हैं पावर शेयरिंग। पावर को शेयर करना। अरे भाई तोड़ो अब इसको। देखो पावर को शेयर करना। और ये हम लोग जो है बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल से बहुत बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं कि पावर शेयरिंग कितनी जरूरी है ना? और पावर शेयर करना मतलब क्या होता है? पावर को शेयर करना, पावर शेयर, पावर को शेयर करना। बेल्जियम ने क्या करा? अपनी पावर्स को पूरी जितनी भी इनकी कम्युनिटीज थी, दो से तीन कम्युनिटीज, डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग, सभी कम्युनिटीज में इक्वली पावर को बांट दिया, पावर को शेयर कर दिया। सिंपल बात, समझ रहे? लेकिन सिंथालास और तमिल में क्या हुआ? पावर को शेयर नहीं किया गया। सिंथालास को सारी बढ़ावा दिया गया और तमिल को भाड़ में डाल दिया गया श्रीलंका के अंदर। हेंस क्या हुआ? पावर शेयरिंग हुई नहीं, पावर शेयरिंग नहीं हुई, खत्म। समझ रहे हो? यही बोला गया। अब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग आओ समझते हैं। द कंसेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज emerged in an opposition to the notion of undivided political power. Before the introduction of the concept of power sharing, power was accumulated in one person. ठीक है? It was preferred that the government reside is one person's or a group persons located in one place. This was done to ensure quicker and stable decision. The situation was drastically altered by the emergency of the democracy. The concept of democracy states that the people are source of all political power and they rule themselves through institutions of self governance. मतलब कि पहले जो है एक ही बंदे का पावर थी जो कि गवर्नमेंट है, ठीक है, लेकिन पावर को शेयर करना बहुत जरूरी है ना? लोग रह रहे हैं, है ना? डेमोक्रेसी अगर तुमको बनानी है, कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी मेंटेन करके रखनी है, इसके लिए पावर शेयर करनी बहुत जरूरी है। Due respect and recognition is given to the diverse groups and views that exist in society. Every citizens have a voice in shaping of the public policies. It follows the principle that democratic political power should be divided among all. ठीक है, तो बेसिकली बताया जा रहा है कि डेमोक्रेसी मेंटेन करनी तो जितने भी ग्रुप्स हैं, है ना, जितने भी सभी लोग हैं, है ना, जितने भी अलग अलग रिलीजन के लोग हैं या अलग डाइवर्सिटीज के लोग हैं, पावर शेयर करनी पड़ेगी। पावर शेयरिंग इस रीजन से जरूरी है। ठीक है। हाँ, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स take many forms in modern democracy. Following are some forms of power sharing. Form of power sharing बताएं। Power is shared among the three principal organs of the government: legislature, executive and judiciary. Legislature, executive and judiciary. ठीक है, पहला पॉइंट है। This place different organs of government at the same level of exercise different powers and hence this is called as horizontal level of power sharing. हम पढ़ने वाले पावर शेयरिंग जो है तीन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइडेड है। पहली कौन सी है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है। एंड हम पढ़ रहे हैं अभी अबाउट हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग। ठीक है, देखो दो टाइप्स की पावर शेयरिंग है। एक होती है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, एक होती है वर्टिकल पावर शेयरिंग। देखो, the places different organs of governments at same level exercise the different powers and hence are called as horizontal power sharing। मतलब कि ऐसी जगह जहां पे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, अलग अलग लेवल का गवर्नमेंट एक सेम लेवल पे काम करती है और सेम लेवल की पावर होल्ड करती है। ठीक है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट्स सेम लेवल पे काम कर रही है आकर के। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स पर सेम लेवल पे काम कर रही है तो उसको हम लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग। दिस प्रिवेंट्स एक्यूमुलेशन एंड आर्बिट्रेरी यूज ऑफ अनलिमिटेड पावर। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सारी पावर नहीं होगी। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट तो सेम पावर है, ठीक है, कुछ कुछ पावर सेम है, तो इससे क्या होगा? इससे यहाँ पे डेमोक्रेसी मेंटेन रहेगी। ठीक है, यहाँ पे पावर शेयरिंग मेंटेन रहेगी, इक्वालिटी मेंटेन रहेगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी पावर मिलेगी तो खत्म है ना भाई, स्टेट गवर्नमेंट तो कोई कुछ सुनेगा ही नहीं। समझ गया? This results in a balance and established a system of checks and balances among various institutions. Ministers and government officials are responsible to the parliament or state assemblies. Even though judges are appointed by the executive, they can check the functioning of executives or law made by the legislatures. देखो समझाऊंगा। जो मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट होती है, ऑब्वियस बात है, वो भी जो है पार्लियामेंट के रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर गवर्नमेंट बनी है या फिर कोई मिनिस्टर वगैरह जो गवर्नमेंट बने हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, लोगों ने वोट करा है, ठीक है, लोगों ने उन्हें इलेक्ट करा है, तब वो पार्लियामेंट में गए हैं। ठीक है, जब उन्होंने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करी है, वो पार्लियामेंट में घुसा है। ठीक है, अब अगर वो पार्लियामेंट में गए हैं तो उनके पास इक्वल पावर होनी चाहिए। अगर कहते हैं उनके पास इक्वल पावर होनी चाहिए। ठीक है ना? वहां पे जो है जजेस बिठाए जाते हैं एग्जीक्यूटिव से, मतलब जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो खास वहां पे जजेस को अपॉइंट करते हैं एंड ताकि वो चेक कर सके कि जितने भी लॉ बन रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे ट्रूथफुली बन रहे हैं। ठीक है।
पावर इज ऑल्सो शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। ठीक है, डिफरेंट लेवल पे पावर जो है शेयर होती है, यूनियन, सेंट्रल, स्टेट। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट एट एन प्रोविजनल और रीजनल लेवल। द सिस्टम इज इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट को फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, याद रखना, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। द जनरल गवर्नमेंट फॉर द कंट्री इज कॉल्ड एज फेडरल गवर्नमेंट, मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी। ठीक है, द गवर्नमेंट एट अ प्रोविजनल और रीजनल लेवल्स आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। दे आर कॉल्ड एज स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नॉट ऑल कंट्रीज हैव स्टेट और प्रोविजनल गवर्नमेंट्स। द सिस्टम्स विद अ सिंगल गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि जहां पे एक सिंगल गवर्नमेंट है, ना स्टेट गवर्नमेंट है ना सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, अब हम लोग बेल्जियम और श्रीलंका से आगे आ चुके मेरे जाने को। अब ना उसको पॉइंट को ध्यान ही नहीं कि बेल्जियम पे है, श्रीलंका में भाड़ में गया, वो टॉपिक जा चुका है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट इंडिया। इंडिया की हम बात करना है, ठीक है, जहाँ पे एक गवर्नमेंट है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट भी नहीं है, यूनियन गवर्नमेंट भी नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। बस मात्र एक गवर्नमेंट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिटरी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब एक ही गवर्नमेंट जिसका सारे पावर है। पूरी कंट्री के बाद एक गवर्नमेंट के बाद वो है यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में नहीं है। In federal countries, the constitution recognizes the distributes powers to different level of government. Belgium government did the same by amending their constitution. This is called as federal divisions of power. अब फेडरल डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है? देखो, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है, मतलब कि एक गवर्नमेंट जो सभी गवर्नमेंट के साथ इक्वली पावर शेयर करे। ठीक है, एक ऐसी गवर्नमेंट जो सभी गवर्नमेंट के साथ इक्वली पावर शेयर करे, समझे मेरी बात? एक ऐसी गवर्नमेंट सभी गवर्नमेंट के साथ इक्वली पावर शेयर करे, ये होता है फेडरल सिस्टम, जहां पे सभी गवर्नमेंट इक्वली पावर शेयर कर रही होती है। ठीक है, यही क्या हुआ था बेल्जियम के अंदर, याद करो, बेल्जियम के अंदर यही चीज हुई थी, है ना? सभी गवर्नमेंट को इक्वल पावर दी गई थी, इक्वल राइट्स दिए गए थे। ठीक है, यहाँ पे ना कोई सेंट्रल है ना कोई स्टेट है। ठीक है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स की पावर है। ठीक है, the same principle is also extended to other level of government lower than the state governments. For example, local self-government bodies, district and villages, these are called as vertical divisions of power. अब vertical divisions क्या कहते हैं? देखो, vertical divisions of power की मतलब कि जो इक्वल लेवल ऑफ पावर दी गई है, जो इक्वल पावर दी गई है ना कंट्रीज के अंदर, जो इक्वल गवर्नमेंट के अंदर पावर दी गई है, वो स्टेट गवर्नमेंट के नीचे की गवर्नमेंट को पावर दी गई है। मतलब कि देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है वो पावर है ही उनके पास, स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर है वो भी उनके पास है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट है, इसकी लोकल पंचायत, म्यूनिसिपालिटीज, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, उन गवर्नमेंट्स के अंदर जो है उन लोगों को इक्वल पावर दी गई है। ऐसे गवर्नमेंट को, ऐसे फॉर्म को हम लोग कहते हैं वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर, ठीक है, समझ आ गया? हाँ, ओके। पावर power may also referred shared among different social groups. So then among different social groups की religious और linguistic groups, for example community government। अब हमने देखा था community government और बेल्जियम में, बेल्जियम के केस में हमने community government देखा था कि यहाँ पे different communities है साथ में आ रही है और एक community government बना रही है अपने लिए। ठीक है, वो हमने देखा वहाँ पे। The constitutional and legal arrangements whereby vulnerable sections and women are represented in legislature and administration is also form of power sharing. Power sharing हमसे ये भी कहता है कि वैसे पावर तो शेयर करो ही करो, लेकिन वुमेन्स को भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, वुमेन्स को भी यहाँ पे इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। मतलब कि वुमेन्स को जो है यहाँ पे पार्लियामेंट में या हमारे लेजिस्लेचर में जो है यहाँ पे एंटर करने के लिए जो है यहाँ पे प्रॉपर सेक्शंस होने चाहिए एंड प्रॉपर अरेंजमेंट्स होने चाहिए। The system of reserved क्या बोलता है भाई, constituencies, reserves constituencies in assemblies and the parliament of our country share power, and this is can be in the form of a power sharing। तुमने वो कहा यार, कब से चल रहा हो भाई, पावर शेयर करना, पावर शेयरिंग। These arrangements enable the representation of diverse social groups in government and institutional bodies and prevents rise of feelings of isolation and vulnerability. This method is used to give minority communities as a fair share of power। मतलब कि पार्लियामेंट के अंदर या असेंबलीज के अंदर जो एक रिजर्व कंसिस्टेंसीज, रिजर्व कंसिस्टेंसीज नाम का एक सिस्टम है ना, उसको यहाँ पे लाया गया है किधर, यहाँ पे पार्लियामेंट में एंड तुम्हारे असेंबलीज के अंदर, है ना? तो इससे क्या होता है, जो पार्लियामेंट और गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट होती है, हमारी असेंबलीज होती है, वहां पे जो मिनिस्ट्रीज होती है उनके बीच में, जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके बीच में प्रॉपर यहाँ पे पावर शेयर होता है ना, उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। मतलब कि अब जैसे होता है ना, लफड़े होते हैं,
ठीक है, वो सारी चीजें ना हो, झगड़े वगड़े ना हो, यहाँ पे ऐसा फील ना हो किसी को कि ऐसा हम कमजोर है ना, हम माइनॉरिटी से हैं, हम माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले, ऐसा किसी को फील ना हो, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस मिले, सबको इक्वली फील हो। And इसी रीजन से यहाँ पे जो है एक रिजर्व कंसिस्टेंसीज नाम की जो है यहाँ पे सिस्टम चलता है। ओके, ओके, हम लास्ट पार्ट आ चुके हैं, चैप्टर क्लास का लास्ट पार्ट आ चुके हैं। हमने लेजिट 40 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर निपटा दिया। ये चैप्टर छोटा था यार, चैप्टर छोटा था। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज, pressure groups and movements control and influence those in power. This can also form the power sharing arrangement. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो ग्रुप्स को प्रेशराइज करती है ना, और मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, ठीक है, दोज इन पावर, दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ वन पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स। पावर इज ऑल्सो शेयर्ड among different political parties that represent different ideologies and social groups. Since political parties are always competing for an opportunity to form a government, political parties also share powers directly by two or more parties form an alliance to contest elections on willing they form an कोएशन गवर्नमेंट। यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है तुम्हारा, उसमें तो हमको और जानना, कंसेप्ट आता है अबाउट कोएशन गवर्नमेंट। कोएशन गवर्नमेंट, ठीक है, मैं आओ थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ हम लोगों को। ठीक है, देखो, हम समझाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में तो ऑल टाइम लड़ती रहती है ना, एक अपोजिशन है, एक मेन गवर्नमेंट होती है, दोनों आपस में लड़ते ही रहते हैं। ठीक है, ताकि लड़ाई करें, ठीक है, अपने आप को सुपीरियर दिखा सके, लोगों से वोट ले सके एंड अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। ये तो हम सब जानते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हम लोग सब जानते हैं इस चीज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना पावर पॉलिटिकल पार्टीज में भी शेयर होती है। कैसे देखो, पावर इज ऑल्सो शेयर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज। ठीक है, अब जो पॉलिटिकल पार्टी अपने डिफरेंट आइडियोलॉजी या जो अपने डिफरेंट सोशल सोशल काम को, जैसे कि हम तुमको पैसा देंगे, हम तुमको जॉब्स देंगे, है ना, हम तुमको बेटर इलेक्ट्रिसिटी देंगे, हम लोग को बेटर वाटर सप्लाई देंगे, तो ये सारी चीजें जो पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर प्रॉमिस करती है, ठीक है, इन प्रोमिस के बेस पर हम लोग उनको वोट्स करते हैं, ऑब्वियस बात है। ठीक है, सिंस पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑलवेज कंपीटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी फ्रॉम गवर्नमेंट, हम सब जानते हैं, जो हमको कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज तो आल टाइम लड़ती रहती है कि हमको गवर्नमेंट बनानी है, हमको गवर्नमेंट बनानी है ना, हम ज्यादा वोट्स इकट्ठा करेंगे, अब हम वोट्स लेंगे तो वोट मिलोगे भाई सब, है ना, हम लोगों को सब कुछ देंगे, ठीक है, और हमको वोट चाहिए, राइट। पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो शेयर पावर डायरेक्टली वेन टू, ठीक है, देखो पॉलिटिकल पार्टीज में पावर कैसे शेयर होती है, विद द हेल्प ऑफ कोalition गवर्नमेंट। ठीक है, कोalition गवर्नमेंट क्या होता है, देखो समझाता हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज जो है पावर को किस तरह शेयर करती है, अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है, इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, किसी के नाम नहीं है ना, अब क्या करती हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज, एक साथ अलायंस बनाती है, एक अलायंस बनाती है, तीन चार पॉलिटिकल पार्टीज होती है, एक साथ मिलती है और एक अलायंस बनाती है, और उस अलायंस के बेसिस पे वो लोग वोट्स इकट्ठा करती है। मतलब कि अब जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को जो वोट्स मिल रहे हैं ना, वो सारे वोट्स उस अलायंस में जो है, उस अलायंस गवर्नमेंट में मिल के आएंगे। ठीक है, और उसको हम लोग कहेंगे कोalition गवर्नमेंट। अगर थोड़ी बहुत न्यूज भी देखते हो तो उनको पता होगा कि जो हमारी गवर्नमेंट बनती है ना, उसमें एक होता है इंडिया अलायंस, है ना, और एक होता है एनडीए अलायंस। ठीक है, एनडीए अलायंस में जो डोमिनेटिंग पार्टी होती है वो हमारी बीजेपी होती है, और इंडिया अलायंस में, एनडीए में, और इंडिया अलायंस में जो हमारी डोमिनेटिंग पार्टी होती है वो होती है कांग्रेस। ठीक है, हम समझाते हैं, लेकिन जो इंडिया अलायंस बना है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को लेकर नहीं बना है, उसमें कांग्रेस की पार्टी भी है, उसमें आम आदमी पार्टी भी है, ठीक है, उसमें बहुत सारे अलग अलग पार्टीज है, रीजनल पार्टी है। ठीक है, उन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिला करके एक अलायंस बनी जिसको हम लोग कहते हैं इंडिया अलायंस। ठीक है, एनडीए अलायंस सिमिलरली बीजेपी और उसके बाद बहुत सारे रीजनल गवर्नमेंट्स, रीजनल पार्टीज है, सॉरी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, वो सबको मिला करके बना है। तो उसी को हम लोग कहते हैं कोalition गवर्नमेंट यहाँ पर। ठीक है, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ होंगी, जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, दो पार्टीज है, दोनों मिल करके एक अलायंस बना दी। ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, इंडिया अलायंस, सॉरी, जो हमारी कांग्रेस पार्टी है और जो हमारी आम आदमी पार्टी है, ये दोनों पार्टीज जो है, ये दोनों अपनी सेपरेट पावर यहाँ पे होल्ड करके, दोनों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है, दोनों की पावर्स अलग है। ठीक है, दोनों ने अलग अलग जगहों पे कानून बना रखी है। ठीक है, अब ये दोनों पार्टीज जो है मिल करके एक अलायंस बना रही है, मतलब कि दोनों अपनी पावर्स को यहाँ पे इक्वली शेयर कर रही है। समझ में आया? ओके, interest groups of traders and businessmen, industrialists, farmers, and industry workers also share governmental power, either through participation in government instituted communities or by asserting influence on the decision making process. ट्रेडर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडर्स का तो हम सब जानते ही हैं। ठीक है, बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रीज है, फार्मर्स है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, ये सारे क्या करते हैं, ये सभी लोग गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट पावर में किसी ना किसी तरीके से पार्टिसिपेशन करता है। कैसे पार्टिसिपेशन होती है इन लोगों की, या तो इन लोगों की पार्टिसिपेशन होगी विद डायरेक्टली इंस्टीट्यूटेड जो कम्युनिटीज है गवर्नमेंट की बनाई हुई, उनमें इन लोगों की पावर होती है, या वहां पे उन लोग ज्वाइन करते हैं,
या फिर विद द हेल्प ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस द पॉलिटिकल पार्टी। तो फिर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेगा एंड गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। ठीक है सर मैम, इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने मेजर मेजर बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करी है ना, इस चैप्टर से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड। ठीक है, इसी के साथ हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, लेकिन चैप्टर अब तक खत्म नहीं हुआ है मेरे दोस्त। चैप्टर अब तक खत्म नहीं हुआ है मेरे दोस्त, अभी तो मेन चैप्टर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ से हम लोग करने वाले हैं तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और इस चैप्टर के कंसेप्ट से पूछे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर क्वेश्चन, ये मैं लेके आया है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो हम लोग उन चीजों को अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं इसी के साथ, इसी लेक्चर के साथ। ठीक है, आई होप तुम लोगों को चैप्टर यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड बहुत अच्छे से तुम्हारी चीजें जो है यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, आई होप। ठीक है, मैंने कोशिश करी कि बहुत सारे कंसेप्ट को, मतलब बहुत सारे concepts है ना, उन कंसेप्ट को, बेसिकली मुद्दा जो है ना इस चैप्टर का यही है, बेल्जियम श्रीलंका, बस। चैप्टर पे जो क्वेश्चन पूछाएंगे बेल्जियम श्रीलंका, बस। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछाएंगे, वरना फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, बस यही पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी दो टॉपिक से आते हैं। ठीक है, ठीक है, इस चैप्टर के बाद। ठीक है, तो मैंने उन दो टॉपिक्स को बहुत डिटेल में कवर कर लिया, आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा, है ना। अब एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना, एनसीईआरटी रीड करना, ये नोट्स को रीड मत करना यार, ये बहुत, ये नेक्स्ट लेवल के नोट्स बना लिए मैंने। ट्राई करना एनसीईआरटी रीड करो, वरना कोई रिवीजन नोट्स को रीड कर लेना। ठीक है, यहाँ से तुमको समझ में आ सके, तो तुम्हारा एक बार चैप्टर पूरा अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आ जाओ। अगर तुम्हारा चैप्टर पहले हो चुका है, तुम पहली बार भी कर रहे हो, अगर तुमने अच्छे से लेक्चर को देख लिया है, सुन लिया है, तुम्हारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे। आओ स्टार्ट करते हैं, आ जाओ आ जाओ। पहले सवाल के साथ, ये रहा तुम्हारा पहला सवाल तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। सारे के सारे जो है यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में बना रहे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेंगे, तुम्हारे कंसेप्ट रिकॉर्ड करा दूंगा मैं। देखो, बचाओ 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 बचाओ, रुक जाओ, इसको मैं, हाँ जी, देखो, अरे यार, ऐसे में क्यों हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ जी, हो गया, देखो स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू के साथ। पहला सवाल तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, क्या कहते हैं, when many countries of Europe come together to form an European Union, Dash was chosen as its headquarters। इंटरेस्टिंग सवाल है, पहली स्लाइड, पहले या दूसरी स्लाइड में तुम्हारे से मैंने इसका आंसर कवर कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। देखो, जो भी तुम्हारे आंसर्स रहेंगे, अब जैसे वीडियो प्रीमियम हो रही होगी, ठीक है, अगर प्रीमियम तुम देख रहे हो, आई होप तुम प्रीमियम ही देखो, मजा आएगी। ठीक है, अगर तुम प्रीमियम देख रहे हो तो चैट में फटाफट से आंसर स्पैम कर दो, चैट में आंसर बता दो। ठीक है, चैट में आंसर बता दो। अगर तुम रिकॉर्डेड देख रहे हो तो भाई साहब आंसर निपटाना, एक बुक लो, नोटबुक लो, उसमें आंसर देखो, आंसर लिखो अपना, वैसे मेरा ये क्वेश्चन का ये आंसर है, उसको फिर रिचेक करो अपने आंसर के साथ। मैं तुमको आंसर बताऊंगा, उस आंसर का उसको रिचेक करो, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वीडियो पॉज करो, देखो क्या आंसर क्या है। अगर आंसर सही नहीं कर रहे हैं, मैंने मैक्सिमम यहाँ पे तुम्हारे 25 क्वेश्चन लेके आए, 25 ऐसे क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 25 क्वेश्चन, 25 के 25 क्वेश्चन अगर तुम्हारे सही आ गए, अरे भाई साहब तुम 10 on 10 हो फिर इस चैप्टर के, 10 on 10 हो, तुमको फिर चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। देखो, when many countries of Europe come together to form an European Union, देखो हमने पहली स्लाइड में डिस्कस कर लिया था, क्या डिस्कस कर रहा था कि ब्रजल्स में, ठीक है, जो ब्रजल्स है, अब ऑप्शन में हमारे पास ब्रजल्स दिख रहा है, ठीक है, ब्रजल्स है, तो जो बेल्जियम को यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे मेंटेन करा गया, जैसे कि बेल्जियम के अंदर बहुत नए लॉज लाए गए, नए कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, चेंजेस करे गए। उससे क्या हुआ, उससे बेल्जियम की पॉपुलैरिटी बढ़ गई कि मतलब बेल्जियम में देखो 2 से 3 कम्युनिटी रह रही है, 2 से 3 एथनिक ग्रुप रह रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि वहां पर उन्होंने वैसे लॉ बना रखे हैं। और इसी पॉपुलैरिटी की वजह से यूरोपियन यूनियन ने फैसला लिया कि हम अपनी गवर्नमेंट जो हमारी यूनियन, यूरोपियन यूनियन है, ये जो हमारा हेडक्वार्टर है, इसको हम लोग बेल्जियम में रखेंगे। अब बेल्जियम में कहाँ रख सकते हैं भाई, बेल्जियम की कैपिटल सिटी में रखेंगे ना, ऑब्वियस बात है, इज्जत है बेल्जियम की। तो बेल्जियम के ब्रजल्स में इसको यहाँ पे रखा गया। हमारा पहले सवाल का आंसर जो है ब्रजल्स होना चाहिए, एकदम एकदम ब्रजल्स होना चाहिए, बिल्कुल ब्रजल्स होना चाहिए। इसको टिक मार दो भाई साहब, ये तुम्हारा आंसर यहाँ पे होना चाहिए। कौन सा सवाल है ये देखो, सीबीएसई सैंपल पेपर आया हुआ है 2023, 2023 का सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर ये सवाल आया हुआ है। देखते हैं भाई साहब तुम्हारा भी ए आया है या नहीं, देखो बिल्कुल बिल्कुल ए आंसर आ गया भाई साहब, बिल्कुल सही आंसर है, एकदम सही आंसर है। ओके, अगला सवाल तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, देखो, मॉडर्न डेमोक्रेसीज मेंटेन अ चेक एंड अ बैलेंस सिस्टम। ओके,
आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस बेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जहां पे इक्वली पावर शेयर करी गई सारी गवर्नमेंट के अंदर, उसमें कैसे होता है देखो। मॉडर्न डेमोक्रेसीज मेंटेन चेक एंड बैलेंसेस, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज। नहीं यार, मुझे तो नहीं लग रहा। नहीं, मुझे तो ए ऑप्शन ही लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है? ए ऑप्शन नहीं हो सकता है। देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, सीबीएसई 2020, 17 एंड 16, मतलब कि 3 साल पूछा गया है और 2 साल तो कंटिन्यूस पूछा गया है सवाल। तो आने के चांसेस है तो नहीं, बट इसके कंसेप्ट आ सकते हैं। क्या होगा? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स या अमंग डिफरेंट फाइनेंशियल ग्रुप्स? क्या हो सकता है? अरे बिल्कुल यार, देखो, हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल पावर में हमने क्या देखा था कि गवर्नमेंट फॉर्म होती है, लेकिन 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म होती है वैसा। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अरे वैसे 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म होती है ना। सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल थोड़ी फॉर्म होती है। नहीं नहीं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी में हमने यहाँ पे पावर्स को शेयर करा था हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के अंदर। तो भाई साहब, तुम्हारा आंसर बी होना चाहिए। क्या तुम्हारा आंसर बी आया? क्या तुम्हारा आंसर बी आया? क्या तुम्हारा आंसर बी आया? अगर बी आया, तुम बिल्कुल सही राह पे चल रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, देखो, बी तुम्हारा एकदम करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है। आ जाओ, तीसरा सवाल लेते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को खत्म करनी है। ये तुम्हारा सीबीएसई 2020 में आया हुआ सवाल है, सारे वेरिएशन क्वेश्चन है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावर शेयर इन कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम? बेल्जियम की बात करें फिर से, है ना। पावर शेयर हुई थी इन कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। याद रखना भाई साहब, देखो, कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात हो रही है। अगर तुमको ये सारे सवाल इजी लग रहे हैं, अगर तुमसे सारे सवाल हो रहे हैं, मतलब तुमने भाई, तुम्हारा हो चुका चैप्टर। बिकॉज ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, और अगर प्रीवियस क्वेश्चन तुमको इजी लग रहे हैं, मतलब तुम्हारा वैसे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चैप्टर 100, 10 हो चुका है ये चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर में तुमको अगर कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, ये चैप्टर तुम्हारा 10 में। ओके, तो तुम ये क्वेश्चन करो, तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। विल टेक अ ब्रेक, विल टेक अ ब्रेक। देखो, इजी क्वेश्चन है, ऑप्शंस पढ़ो, है ना। और अगर तुम समझ में नहीं आ रहा है, तो ऑप्शंस को कट करो, एक एक ऑप्शन को हटाओ, कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको पूरा निगलेक्ट करो, एंड देखो तुम्हारा आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, कम्युनिटी का देखो, कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम से सवाल आता है एग्जाम में। आता है सवाल कम्युनिटी गवर्नमेंट वाले से। भाई साहब, हम लोग बिफोर टाइम है। मैंने सोचा था 2 ढाई घंटा आएगा इसमें, 1 घंटे में हो गया। देखो, कम्युनिटी गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनती कैसी है भाई साहब? डिफरेंट सोशल ग्रुप्स या डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, लैंग्वेज बेस्ड ग्रुप्स, है ना, जो, सॉरी, सोशल ग्रुप्स या एथनिक ग्रुप्स। हम लोग लैंग्वेज बेस्ड ग्रुप नहीं बोल सकते यहाँ पे, कि भाई साहब डच लैंग्वेज वाले तो डच लैंग्वेज बेस्ड ग्रुप्स, नहीं भाई। इनको लैंग्वेज बेस्ड ग्रुप्स को हम लोग ने सोशल ग्रुप्स का नाम दिया है। तो ये जो सोशल ग्रुप्स है ना, ये सारे जो है मिल करके अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाते हैं। ऑब्वियसली हमने ये देखा था। देखो, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अब पहला ही ऑप्शन है यार, पहले ऑप्शन है यही होगा। देखते हैं, आ जाओ दूसरे ऑप्शन में पढ़ते हैं। डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट थोड़ी फॉर्म करेगी भाई। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है, कोई कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या जरूरत है भाई, गवर्नमेंट यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट की। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, देखो वही पूछ रहा हूँ। दोनों ऑप्शंस इक्वल ही हैं। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्यों बनाएगी कम्युनिटी गवर्नमेंट? उनको क्या नीड है, हमने पहले ही पढ़ के आ गए। कौन बनाता है? कम्युनिटीज बनाती हैं। कौन सी कम्युनिटीज? लोकल ग्रुप्स, लोकल सोशल ग्रुप्स, अपने जो लैंग्वेज ग्रुप्स हैं, जैसे कि फ्रेंच बोलने वाले लोग, तो उनकी कम्युनिटी बेस्ड लोग वही बनाते हैं। राइट, वही तो बना रहे। सेंट्रल एंड स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट, अरे ये 3 ऑप्शन तक पास, 3 ऑप्शन तक पास है। बचा कौन सा ऑप्शन है तुम्हारा? डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का। सही आया? सही आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ दोस्तों। एकदम सही है, बिल्कुल सही है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आ जाओ अगला सवाल। ये तुम्हारे टर्म 1 सैंपल क्वेश्चन पेपर का सवाल है 2021 में। 2021 में, बता दूं, 2021 में टर्म 1 टर्म 2 करके एग्जाम हुई थी। ठीक है, तो वहां का सवाल है ये। Apart from the central and state government, Belgium has a third kind of government as well. Identify this third kind of government from the following options. भाई साहब, इतना आसान सवाल, बेहद ही आसान सवाल, इसका तो भाई तुम गलत बोल ही नहीं सकते। ये तो हम पिछले 2 क्वेश्चन देख के आ गए। 2 क्वेश्चन में भाई साहब इसी का जिक्र है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कम्युनिटी गवर्नमेंट इसका सही ऑप्शन है। बिल्कुल सही, कम्युनिटी गवर्नमेंट इसका सही ऑप्शन है। और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता भाई, है ना। यहाँ पे बेल्जियम में 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट थी। ठीक है, यहाँ पे हर एक कंट्री में सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट होती है भाई, ऑब्वियसली, सेंट्रल स्टेट लोकल गवर्नमेंट। लेकिन बेल्जियम ने एक तीसरी काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाई थी, जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट।
इन्होंने क्या करा था, अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई कि अलग अलग कम्युनिटीज जैसे फ्रेंच, डच एंड जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले लोग, ये सारे लोग मिलकर के अपने लिए खुद के लिए एक अपनी सेपरेट गवर्नमेंट बनाएंगे, जिसको हम लगाएंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि अपनी कम्युनिटी की गवर्नमेंट होगी भाई साहब। देखो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम सही ऑप्शन आ गया यार हमारा तो। सही आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। अगला सवाल देखते हैं। देखते हैं मेरे कितने सही होते हैं, तुम्हारे कितने सही होते हैं। मेरे कितने सही होते हैं एंड तुम्हारे कितने सही होते हैं, इसका ऑप्शन सी है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। कौन सा सवाल है ये? पहला, दूसरा, तीसरा। ओके। चौथा है, ये रहा। पांचवा सवाल है ये। आंसर देखा तुमने? आंसर नहीं देखा? वो कर देखो। अच्छा, अगला सवाल ये तुम्हारे फिर से टर्म वन सैंपल क्वेश्चन पेपर का 2021 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, देखो। अब जो 2021-22 में आया सवाल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिकॉज उस टाइम पे बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है। आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रीजन ऑफ पावर शेयरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। पावर शेयरिंग क्यों चाहिए भाई? क्यों चाहिए पावर शेयरिंग? रीजन क्या है पावर शेयर करने का? इन चार ऑप्शन को बताओ, क्या सही है? रिड्यूसेस सोशियो इकोनॉमिकल कॉन्फ्लिक्ट। अरे भाई साहब, श्रीलंका में सिंहाला तमिल का हमने एग्जांपल देख देख के थक गए। बिल्कुल थक गए भाई। सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई साहब। है ना? कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए जो सोशियो इकोनॉमिक मतलब क्या, लैंग्वेजेस बेस्ड जो कम्युनिटीज बेस्ड हुई है, फ्रेंच, डच, जर्मन, सिंहाला तमिल, इनकी बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, उसको रिड्यूस करने के लिए तो पावर शेयर करनी है। बिल्कुल सही, तो पहला ऑप्शन सही होगा। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, आ जाओ। प्रोवाइड्स एथनिक कल्चरल डेवलपमेंट, allow people to enjoy specific rights। ये ऑप्शन भी हो सकता है गेस। देखिए, अलाउस पीपल्स टू एंजॉय स्पेसिफिक राइट्स, ये कैसे होगा भाई, ये बताओ। है ना, कैसे होगा? अलाउस पीपल्स टू एंजॉय स्पेसिफिक राइट, मतलब कि ये तो वही बात हो गई ना, श्रीलंका की बात हो गई ये तो। जहाँ पे सिंधालास को एक्चुअल राइट्स मिल रहे थे, लेकिन तमिल को तमिल राइट्स नहीं मिल रहे थे। ये काय की पावर शेयरिंग हुई? ये तमिल की पावर शेयरिंग नहीं। डिस्ट्रिक्ट सुप्रीमेसी ऑफ वन पार्टी, सिंधालास एंड तमिल, जो हुआ वही बात है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट लग रहा है मुझे। क्या कहते हो? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, क्या कहते हो? पांचवा सवाल था ये। बिल्कुल सही। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। एकदम सही ऑप्शन है। अरे आया, लेट्स गो। सही आ गया यार, एक और। तुम्हारे भी सही होने चाहिए भाई। आ जाओ, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, सिक्स्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस। Which of the following religion was protected and fostered by Sri Lankans in their constitution? सैंपल पेपर क्वेश्चन 2022। ये एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं था, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था, मतलब लॉन्ग आंसर नहीं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था, जो एक वर्ड में होता है ना, वो वाले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था। मैंने इसको एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया। और बेहद आंसर सवाल है इसका, बेहद ही बेहद ही बेहद याद आंसर सवाल है इसका। है ना? ट्राई करो। सीबीएसई सैंपल पेपर क्वेश्चन 2022 में जा गए। सिंधालाज, जो श्रीलंकन थे, सिंधालाज थे, वो कौन से रिलीजन में मानते थे? एक ही रिलीजन था जिसमें वो मानते थे, और उसी रिलीजन को उन्होंने एज एन ऑफिशियल रिलीजन भी डिक्लेयर कर दिया था श्रीलंका के अंदर। ऑल्सो उन्होंने जो है श्रीलंका में उसी को ढिंडोरा पीट दिया था कि सब यही रिलीजन है हमारा। ठीक है, हम यही रिलीजन के हैं। क्रिश्चियनिटी नहीं, हिंदुइज्म नहीं, इस्लाम नहीं, बुद्धिज्म इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों करेक्ट ऑप्शन? अरे हमने पढ़ के आए हैं भाई, ऑब्वियस पढ़ के आए, इनमें क्या समझा तुम लोगों को? ये तो पढ़ के आए। तो इसका आंसर बुद्धिज्म होना चाहिए। अब देखते हैं क्या आंसर है, तुम्हारा क्या आंसर है, हमारा क्या आंसर है। बुद्धिज्म बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बुद्धिज्म। अरे, इसका तो हमने डायरेक्ट आंसर बता दिया, छोड़ो छोड़ो। हमारी एडिटिंग मिस्टेक हो गई सब, मिस्टेक हो गई भाई साहब, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई हमसे। समय देवे। अब आठवें सवाल पे आ जाए। आठवें सवाल क्या देता हूँ? आठवें सवाल में दो आंसर है। बेहद आसान है ये भी, बेहद आसान है। अब तुम खुद सोचो, खुद सोचो, दिमाग लगाओ, मैं तुमको कहीं नहीं रहा। ये फुल प्रूफ सीबीएसई के प्रीवियस क्वेश्चन है। देखो खुद, 2019, 2017 एंड 2016, 16, 16, 17 एंड 19, 3 साल में ये सवाल आया हुआ है। और सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो और खुद देखो कि 3 सालों में ये सवाल आया, ऐसा सवाल आया है। तुम खुद ही दिमाग लगाओ, तुम खुद ही दिमाग लगाओ कि सीबीएसई कितने इजी क्वेश्चंस पूछता है। बस तुम्हें पढ़ के जाना है। पढ़ लो एक बार, सीबीएसई इजी क्वेश्चंस पूछता है। इन श्रीलंका, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, पेंसिल ले लो एक। ओके, 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 ओके।
ये वाला क्वेश्चन मत देखना भाई, इसमें तो मैंने तुमको डायरेक्टली आंसर बता दिया है। ये तो डायरेक्टली आंसर ही बता दिया गया है, तो इसमें तुम क्या ही देखोगे। ओके देखो, सवाल पढ़ लिया, आंसर आ गया, अब हम पढ़ते हैं, आ जाओ। इन श्री अरे यार क्या हो गया, इन श्रीलंका an act was passed in 1956 to recognize dash as an official language and regarding dash। कोई भी बता देगा भाई, इसका आंसर बी है। इसका आंसर बी है, ऑब्वियसली कोई बता देगा। ऑब्वियसली देखो, श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका में हमने यही देखा ना कि सिंहालास को ज्यादा मेजोरिटी दी गई, तमिल्स को मेजोरिटी नहीं दी गई। मतलब जो 1956 में जो एक्ट पास हुआ, उसके हिसाब से सिंहालास को ज्यादा बढ़ावा दिया गया, तमिल्स को कम बढ़ावा दिया गया। तो ऑब्वियसली बात है, 20 का करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों। अगर तुमने इसका आंसर भी गलत करा है तो तुमको बहुत सीरियस यहाँ पे मेडिकल कंडीशंस लग चुकी है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तुमने अगर इसका आंसर भी गलत दिया है तो। अच्छा देखो, मैंने इसकी स्लाइड में डाली, ये वहां की स्लाइड यहाँ पे आ गई। अच्छा हटाओ ये क्वेश्चन, वही क्वेश्चन तो जिसको तुमने आंसर देख लिया ऑब्वियसली, पहले देख लिया। कर लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं, कर लेते हैं। देख लो एक बार, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन से देख लेना इसको। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना। विच डिमांड ऑफ द श्रीलंकन तमिल्स वेर वाज रिपीटेडली डिनाइड। अब श्रीलंकन तमिल्स की कौन सी ऐसी डिमांड थी जिसको डिनाई कर दिया गया, जिसको मान नहीं रहे थे। अब तमिल्स की बात करी गई, सिन्हास की बात नहीं गई। सिन्हास को बोल रहे थे भाई साहब आलू बचा दो। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बोल रहे हो तुम लोग, ये लॉ पास करने कर देंगे, ये फैसिलिटी चाहिए कर देंगे, इतना पैसा चाहिए कर देंगे, इतना फंड चाहिए कर देंगे, है ना। यह तमिल की बात हो रही है। देखिए तमिल की बात हो रही है कि भाई साहब उनकी क्या बात नहीं मानी गई, देयर डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोल। ऑब्वियसली द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड। नहीं ये ऑप्शन नहीं होता। द डिमांड फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, नहीं। द डिमांड फॉर राइट टू वोट, ना। द डिमांड फॉर मोर ऑटोनोमस प्रोविंसेस पॉपुलेटेड ऑफ बाय द तमिल्स। इसमें सभी ऑप्शन सही है। ना, सभी ऑप्शन सही नहीं है। द डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर एक बार इसका आंसर देखना। बिल्कुल, हमने इसका आंसर देख लेता है। डी ऑप्शन है, चीटिंग हो गई। हाँ जी, ये तो चीटिंग हो गई। बाकी क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन है, अरे और क्वेश्चन है, डर क्यों रहे हो? ये वही क्वेश्चन आ गया वापस यहाँ पे, ये वहां का आंसर यहाँ पे आ गया। तो कोई ना, चलो लेट्स गो, आ जाओ आ जाओ। ये अगला सवाल है। अगला सवाल है, देखो बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद ही आसान सवाल है। सीबीएसई 2015 का सवाल ही है। सीबीएसई 2015 का सवाल है। 9 क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, 25 क्वेश्चन है। जिसको नहीं पता, जो पूछ रहा होगा बार बार कि भैया कितने क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, बहुत कम। Which factor is responsible for increasing the feelings of alienation among the Sri Lankan Tamils? What factors is responsible for increasing the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils? श्रीलंकन तमिल्स को क्या चीज यहाँ पे परेशान कर रही थी, है ना, क्या चीज उनको घुटवा रही थी कि भाई हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, क्या चीज उनको घुटवा रही थी। लैक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, मेजोरिटियन मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, ये ऑप्शन सही लग रहा है। इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, अरे ये इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट से क्या लेना है, उनको फर्क नहीं पड़ता भाई। उनको, हमको इज्जत चाहिए यार, हमको इज्जत ही नहीं मिल रही, हमको तो इज्जत ही नहीं मिल रही, हमको तो इज्जत ही चाहिए थी बस, हमको वही नहीं मिल रही बस। इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट से हमारा क्या लेना देना। लैक ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, अरे हटाओ यार, सोशल इंटीग्रेशन से क्या लेना देना। हमको तो चाहिए क्या, हमको चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज, हमको इक्वल रिस्पेक्ट दो। ठीक है, मेजोरिटी मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, जो मेजोरिटी मेजोरिटिज्म के लिए जो मेजर्स लिए गए थे, जो सिंहाला गवर्नमेंट ले रही है कि मतलब सिंहाला सब कुछ है, वो जो है उससे इनको प्रॉब्लम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। अरे बिल्कुल बी ऑप्शन होना चाहिए। तुम्हारा सही ऑप्शन आया गया है, आ जाओ चेक करते हैं भाई। बी बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, देखते हैं फटाफट से। ये रहा, विच पावर डज द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम हैव। कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, हमने देखा था। कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास क्या पावर थी, कि कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है, लैंग्वेज बेस्ड लोग जो, मतलब कि अपने जो कम्युनिटी है, वो एक कम्युनिटी स्पेसिफिक कम्युनिटी अपनी गवर्नमेंट बनाएगी, है ना, और उसको कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। इनके पास क्या पावर थी, इनके पास गवर्नमेंट की पावर थी, इनके पास एजुकेशन को कंट्रोल करने की पावर थी, इनको लैंग्वेज को कंट्रोल करने की पावर थी, इनको कल्चर को कंट्रोल करने की पावर थी। राइट, हमने यही देखा था, यही देखा था हमने। अरे पहला ही ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है यार। सीबीएसई 2015 में यही सवाल आया हुआ है। अरे बेहद आसान सवाल पूछ रहे हो सीबीएसई आजकल।
है ना? सीरीज थी, 2015 में सवाल आया हुआ है। लैंग्वेज, कल्चर एंड एजुकेशन ऑब्वियसली, डिफेंस, फॉरेन अफेयर एंड ट्रेड। फॉरेन अफेयर एंड ट्रेड को एक कम्युनिटी गवर्नमेंट क्यों संभालेगी? खुद सोचो। इकोनॉमी एंड जुडिशरी एंड हेल्थ, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है भाई। एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंस, ये भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। ट्रांसपोर्ट को, फाइनेंस को क्यों संभालेगी? कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी क्यों है? कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी इस रीजन बिकॉज एक कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना है ना? एक कम्युनिटी बनी कैसे? और बनी कैसे? एक कम्युनिटी है जिन्होंने साथ में आकर के वोट करा है ना, और अपनी खुद की कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई है। हाँ, तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने बनाई है, तो वो वही काम करेगी ना जो उस कम्युनिटी के हक में होगा, या उस कम्युनिटी के लिए ही काम करेगी ना। अब मुझे बताओ, डिफेंस कोई कम्युनिटी का काम हो, जुडिशियरी, इकोनॉमी कोई कम्युनिटी का काम हुई। एक छोटी सी कम्युनिटी गवर्नमेंट इकोनॉमी, इकोनॉमिक अफेयर्स को, है ना, फॉरेन अफेयर्स को, ट्रेड को संभालेगी? नहीं संभालेगी, ऑब्वियस लॉजिक बात है। एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट में संभालेगी? तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ए इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आ जाओ चेक करते हैं, चेक करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ले लो। अगला सवाल, अगला सवाल। व्हाट इज एन होमोजीनियस सोसाइटी? अब ये भी 2015 में पूछा गया सवाल है। अरे यार, एक सेकंड, ये भी 2015 में पूछा गया सवाल है कि व्हाट इज होमोजीनियस सोसाइटी, क्या होती है? होमोजीनियस का मतलब होता है कि अलग अलग सोसाइटीज। मुझे इसका मतलब होता है जो कि एक आइडेंटिटी को शेयर करती है ना, एक इक्वल पावर को शेयर करती है, उसको हम लोग होमोजेनियस सोसाइटी कहते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। सिंगल एथनिक ग्रुप नहीं भाई, सभी, माना हाँ, सभी लोग ये सभी पावर को शेयर करती है, एथनिक। ठीक है, तो सिंगल सिंगल का तो काम ही नहीं यहाँ पे। सिंगल काम इस रीजन से नहीं है बिकॉज तुम सिंगल हो, हम भी सिंगल है। सिंगल का काम नहीं है, सिंगल एथनिक ग्रुप यहाँ पे नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता, इसको बिल्कुल ही कर दो। बिकॉज ये जो होती है ना, ये शेयर्ड पावर होती है। कम्युनिटीज अपने सोसाइटी जो होती है एक पावर शेयर करती है, इक्वल पावर शेयर करती है, वो होती है होमोजेनियस सोसाइटीज। ठीक है, अलग अलग पावर शेयर करना हेटेरोजेनियस सोसाइटी में होंगे, बट ये होमोजेनियस सोसाइटीज होती है। तो यहाँ पे सिंगल ग्रुप तो हो नहीं सकता, तो इसको कट कर दो। ठीक है, वन लैंग्वेज, ये भी नहीं हो सकता। वन लैंग्वेज, नो डाइवर्सिटी, अरे डाइवर्सिटी है भाई, पावर शेयर हो रही है भाई। तो ये क्या ऑप्शन है इसका? शेयर्ड आइडेंटिटी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, शेयर आइडेंटिटी इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। क्या इसका करेक्ट ऑप्शन शेयर आइडेंटिटी है? क्या हमने करेक्ट आंसर लिखा है? आओ चेक करते हैं, क्या तुम्हारा आंसर सही है? बिल्कुल सही है। वाह भाई वाह, वाह बेटे वाह। अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हाट डज चेक्स एंड बैलेंसेस इन पावर शेयरिंग इंश्योर्स? हमने ये देखा था कि गवर्नमेंट जो होती है लेजिस्लेचर में, जो पार्लियामेंट है, वहां पे जो हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, जो पोलिटिकल पार्टी में गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट है, वहां पे कुछ लॉ एंड कुछ पावर्स शेयर करती है, लॉ और कुछ एक्ट बनाती है। उस पे चेक रखने के लिए, उस पे नजर रखने के लिए, यहाँ पे हमारी जो लेजिस्लेचर होती है, वो एक अलग सिस्टम बनाती है। ठीक है, अलग सिस्टम बनाती है, ये हमने देखा था कंसेप्ट के अंदर, किसके अंदर? जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के अंदर, राइट? उसी के अंदर से कंसेप्ट पूछा गया कि भाई साहब ये चेक्स और बैलेंसेस पावर शेयरिंग के अंदर क्या एश्योर करते हैं, क्या बताते हैं, क्या बताते हैं? ये वही बताते हैं, ये बताते हैं कि जो पावर शेयर हो रही है, जो पावर शेयर हो रही है, वो प्रॉपरली शेयर हो। ठीक है, इक्वली शेयर नहीं, मैंने कहा, मैंने ये नहीं कहा इक्वली शेयर हो। ठीक है, इक्वली शेयर नहीं मैंने कहा, इक्वली शेयर नहीं, पावर प्रॉपरली शेयर, प्रॉपरली शेयर होनी चाहिए, और लिमिटेड पावर होनी चाहिए सबके पास। सबके पास पावर हो, लेकिन लिमिटेड, और सबके पास थोड़ी पावर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके पास बहुत पावर है, एक मिनिस्टर के पास बिल्कुल पावर ही नहीं है, या एक मिनिस्टर के पास पावर है, दूसरे के पास थोड़ी कम पावर है ना? तो ये तो इक्वल पावर हुआ ही नहीं, ये सिस्टम इक्वल पावर बना ही नहीं। इक्वल पावर तो होती है, एक गवर्नमेंट बना रहे हो, उसके अंदर सारे मिनिस्टर्स हैं, तो इक्वल पावर ही शेयर कर रहे हैं। उनके अंदर मिनिस्टर्स में पावर तो शेयर हो रही है, वो इक्वली शेयर हो रही है। लेकिन मैंने क्या कहा यहाँ पे, इक्वल पावर शेयर होना मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि चेक्स और बैलेंसेस किस पे रखना है, क्या चेक करना है? चेक ये करना है कि पावर तो इक्वली शेयर हो रही है, हम सब जानते हैं, लेकिन चेक ये करना है कि लिमिटेड पावर शेयर हो। ठीक है, एक मिनिस्टर के पास बहुत ज्यादा पावर, एक मिनिस्टर बहुत सुपीरियर है, एक मिनिस्टर बहुत जो है यहाँ पे बहुत कम है, जिसका पावर बहुत कम है। ठीक है, इंफीरियर है पर एक बहुत सुपीरियर है, वो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि लिमिटेड पावर शेयर। ठीक है, चेक ये करना है कि भाई साहब लिमिटेड पावर शेयर, यूनिफॉर्मिलिटी, अरे हटाओ यार, अकाउंटेबिलिटी नहीं भाई, ये सब क्यों चेक करेंगे? इक्वल पावर शेयर मैं कहा, मैंने बार बार कहा, मैंने ऑप्शंस देख के ही कहा तुमको समझाने के लिए कि इक्वल पावर शेयर नहीं है ना, मतलब इक्वल पावर शेयर हो रही है तो हम सब जानते हैं। लिमिटेडली पावर शेयर,
ये होना चाहिए। समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। सीबीएसई 2016 में ये सवाल पूछा गया था। देखते हैं सही आंसर है या नहीं है। बिल्कुल सही ऑप्शन है यार, बिल्कुल सही ऑप्शन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये भी हमारा एकदम करेक्ट आंसर आ चुका है। लिमिटेड पावर शेयर होनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ये 2 बार आया हुआ सवाल है। सीबीएसई 2019 एंड 2020 में आया सवाल है। वीडियो पॉज करो, फटाफट आंसर जो है यहाँ पे खुद से गेस करो। क्वेश्चन पढ़ के खुद आंसर गेस करो। मतलब मैं डायरेक्ट समझाऊंगा यार, टाइम वेस्ट नहीं करना किसी को। व्हाई इज पावर शेयरिंग गुड फॉर डेमोक्रेसी? अब पावर शेयरिंग गुड, अरे भाई साहब चिल्ला चिल्ला के थक गए हम। चिल्ला चिल्ला के थक गए हम कि पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए। क्या होता है पावर शेयरिंग होने से? भाई साहब कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं। बस बात है, कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं। जो सिंधाला के साथ और तमिल के साथ जो हुआ श्रीलंका के अंदर वो नहीं होगा। लफड़े नहीं होंगे ऑब्वियसली, है ना। बेल्जियम में जैसा हुआ, कॉन्फ्लिक्ट कम हो गए पावर शेयर होने की वजह से। यही तो मेन मुद्दा है कि पावर शेयरिंग की वजह से कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं, सबके पास इक्वल पावर होती है, सब लोग इक्वली अपॉर्चुनिटीज डिजर्व करते हैं। समझ रहे हो? इक्वल पावर होती है सबके पास। ये होता है पावर शेयरिंग का मुद्दा। तो आंसर देखो क्या है। 5 डिसीजन, अरे पावर शेयरिंग की वजह से 5 डिसीजन कैसे आएंगे भाई? 5 डिसीजन तो कोई भी गवर्नमेंट बना सकती है वैसे। हाँ, अगर कोई गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप के अंदर है, जैसे सिन्हास डिक्टेटरशिप के अंदर है, उनको तमिल से क्यों पूछना है? वो तमिल से पूछते ही नहीं है। हटा यार, तुमसे क्यों पूछना है? हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, हम अपना एक्ट बनाएंगे, हम अपने लॉ बनाएंगे। उन्होंने सोच लिया कि हमको ये लॉ पास करना है, पास कर दिया। पास कर दिया। 5 डिसीजन। 5 डिसीजन कहाँ हो रहे हैं? जहां पर पावर शेयरिंग नहीं है वहां 5 डिसीजन हो रहे हैं। समझ आई? समझ आई? देखो फिर से समझाता हूँ। 5 डिसीजन का मतलब होता है कि सिन्हालास तमिल से तो पूछ नहीं रहे। सिन्हालास अपने लॉ या अपना एक्ट बना रहे हैं। सपोज उनको कोई एक नियम, उनको एक कोई नियम लागू करना है अपने कंट्री के अंदर, श्रीलंका का। अब अगर कोई पावर शेयरिंग में गवर्नमेंट होगी, सपोज अगर यही चीज बेल्जियम के अंदर हो, तो बेल्जियम में क्या होगा? सबसे पहली चीज तो ये एक्ट लॉ बनेगा। सभी की यहाँ पे परमिशन ली जाएगी, सभी कम्युनिटीज की, सभी गवर्नमेंट की, सभी मिनिस्टर्स की परमिशन ली जाएगी। सभी यहाँ पे वोट करेंगे कि वैसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उस बेसिस पे वो लॉ या उस एक्ट को पास किया जाएगा। मेरी बात समझ में आई? लेकिन जहां पे पावर शेयरिंग है ही नहीं, श्रीलंका के अंदर, वहां ये सब चीजें नहीं होगी। वहां क्यों करेंगे भाई? वहां बोलेंगे हटाया श्रीलंका, हम अपने हमारी मर्जी भाई, हमको करना है नहीं करना, है ना। हम हमारी मर्जी, हमारे पास दिमाग में आ गया हमको लॉ बनाना है, तो बस फास्ट डिसीजन, है ना। तो फास्ट डिसीजन कहाँ होता है? जहां पे पावर शेयरिंग नहीं होती। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है? पावर शेयरिंग गुड क्यों है, पावर शेयरिंग क्यों अच्छा है? तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन में आएगा। एंश्योर ग्रोथ। पावर शेयरिंग से ग्रोथ होती है? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। ठीक है, इम्प्रूव इकोनॉमी, वही ग्रोथ की बात है, जरूरी नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करना, भाई हमारा पहला ही ऑप्शन सही ऑप्शन था यार, हमने देख लिया था। हमने ऐसे चुपके से देख लिया था निगाहों से। इस रीजन से हमने तो तुम्हें बताया नहीं। ठीक है, तो सीबीएसई 2019 2020 का सवाल है, देख लेना। पहला ऑप्शन है सही है क्या? नहीं, हाँ बिल्कुल सही है भाई, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी ज्यादा आसान है। सीबीएसई 2019 का सवाल है, प्रीवियस सवाल है। आओ देखो एक बार क्वेश्चन देख लो यार, खुद एक बार क्वेश्चन देख लो। हाउ इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इलेक्टेड? अभी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनती कैसे? अरे ऑब्वियस सी बात है मेरी जान, ऑब्वियस सी बात है। कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी कैसे? कम्युनिटी इलेक्टेड तो बनेगी क्या? हमने अब तो तुमको क्या समझाया था कम्युनिटी गवर्नमेंट बनती कैसे? कम्युनिटी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है ना, जो अलग अलग कम्युनिटीज होती है अपनी, वो इलेक्ट करती है और अपनी खुद की कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाती है। अपने खुद के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाती है। तो मैंने तो वही तो कहा। तो वोट कौन करेगा? नॉर्मल पीपल्स नहीं, उसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग वोट करेंगे, है ना। बाई कम्युनिटीज, सिंपल। बेहद ही आसान सवाल, बेहद ही आसान सवाल। अगला सवाल तुमसे क्या कहते हो? अगला सवाल तुमसे कहते हैं 2019 का सवाल है ये। Why was there tension in Brussels in 1950 and 1960? 1950 and 1960 में ब्रुसेल्स में क्यों यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रहा है? इसके काफी रीजंस ये भी है कि एक कम्युनिटी यहाँ पे मेजोरिटी में थी और एक कम्युनिटी माइनॉरिटी में थी। सिंपल, कौन सी? डच मेजोरिटी में थी लेकिन फ्रेंच माइनॉरिटी में थी। इस रीजन से टेंशन हो रहे थे, है ना, बिकॉज दोनों कम्युनिटीज आपस में लड़ सकती थी। इस वजह से वहां पे टेंशन क्रिएट हो रहे थे। राइट, यही मेन एक रीजन है ना। मेन तो रीजन यही है। बाकी रीजन तो ये भी हो सकते हैं कि वहां पे मेजोरिटी को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था। वहां पे ब्रजल्स की जो है गवर्नमेंट, सॉरी ब्रजल्स की नहीं, डच की गवर्नमेंट बनाई जा रही थी जो कि मेजोरिटी में थे। ठीक है, फ्रेंच गवर्नमेंट नहीं बनाई जा रही थी, उनकी सुनी नहीं जा रही थी। इस रीजन पे टेंशन क्रिएट हो रहे थे। ये बुक में बताया, मैं सिर्फ तुम्हें बाहर की चीजें बता रहा हूँ, समझ आई। लेकिन मेन रीजन तो यही था जो बुक के अंदर भी है कि डच जो है मेजोरिटी में थे एंड फ्रेंच माइनॉरिटी में एंड जर्मन माइनॉरिटी में थे। और इसी रीजन से
यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रही थी। सिंपल, समझ में आ गया, समझ में आ गया। एथनिक इश्यूज, अरे हटाओ यार। माई कम्युनिटी हटाओ यार। माई किंग हटाओ यार। डच मेजोरिटी ऑप्शन दिया हुआ यार, देख लिया मैंने। डच मेजोरिटी, ठीक है, डच कम्युनिटी जो है मेजोरिटी में थी। एंड फ्रेंच माइनॉरिटी में था इस रीजन से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये तो मैं डेट पूछेगा भाई साहब, ये तो मैं डेट पूछेगा। है ना? बहुत आसान है, ये भी बेहद आसान है। when and how was Sinhala made officially in Sri Lanka? फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। How how and when was Sinhala made official in the Sri Lanka? श्रीलंका में कब बनाया गया? तो मैं फिर से रिकॉल करवाता हूँ, जो पास ले जाओगे। 1948, जब श्रीलंका जो है आजाद हुई। मैं क्या सही कह रहा हूँ? 1956, जब एक एक्ट पास करा गया, किसकी तरफ से? श्रीलंकन गवर्नमेंट की तरफ से, सिंघाला गवर्नमेंट की तरफ से, कि सिंघाला को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कराया जा चुका है। एक्ट पास किया गया, लॉ नहीं। याद रखना, एक्ट पास किया गया। ठीक है। आंसर नंबर वन है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तुमने गेस कर लिया होगा, मैं जानता हूँ तुम बहुत पास हो यार। फिर भी एक बात देते हैं, देखो 1972 लॉ बिल्कुल नहीं। 1948 में तो आजाद हुए थे। 1960 में पॉलिसी बनी थी। पॉलिसी की जरूरत तो नहीं आगा। ठीक है। 2016 का सवाल है। ऑप्शन नंबर ए विदाउट ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आ जाओ, अगला सवाल। कितने बच रहे हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन बच रहे हैं, अरे बहुत क्वेश्चन है यार। बहुत नहीं है, मैं तो कहता हूँ 10 क्वेश्चन ही होंगे। आई गेस 10 क्वेश्चन ही होंगे। खत्म कर देंगे आज को, अगले 10-15 मिनट में। बस सब्र रखे, ध्यान से बैठना पड़ेगा तुम्हें। Why should diverse groups have space in a democracies? पढ़ो सवाल और खुद बताओ। ठीक है, गेस करो फटाफट, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी क्या होगा इसका आंसर? Why should diverse groups have space in democracy? डेमोक्रेसी के अंदर डाइवर्स ग्रुप्स के लिए क्यों जगह होनी चाहिए? अलग अलग ग्रुप्स जो, जैसे कि एथनिक ग्रुप्स है, हमारा डच, फ्रेंच, है ना? इन ग्रुप्स की जगह क्यों होनी चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर? इससे क्या होगा? इससे क्या चीज होगी? अरे दो ऑप्शन करेक्ट हो गए क्या इसमें? अरे अरे अरे, इसमें दो ऑप्शन यहाँ पे हमारे सिमिलर हो चुके हैं गलती से। तुम आंसर बता दो यार, क्या दिक्कत है? आंसर बता दो जल्दी से। आंसर कमेंट करो, बताओ। हाँ, पहला ऑप्शन देखो, प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। व्हाई शुड डाइवर्स ग्रुप्स हैव स्पेस इन अ डेमोक्रेसी? डाइवर्स ग्रुप्स का स्पेस, डाइवर्स ग्रुप्स को जगह देने की वजह से डेमोक्रेसी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंट होते हैं। नहीं यार, इससे कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी प्रिवेंट होंगे। तुम सिंपल सी बात समझोगे, अगर अलग अलग ग्रुप्स के लोगों को डेमोक्रेसी में जगह भी दे दी गई, हाँ, लेकिन उनको वो रिस्पेक्ट, उनको पावर नहीं दी गई, तो घंटे से कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंट हो गए। फिर भी लड़ाई तो होगी, लड़ाई तो फिर भी होगी। हाँ, इक्वली पावर नहीं दी गई तो। एनकरेजेस ग्रोथ, कौन सा ग्रोथ? ग्रोथ तो नहीं होगा। ठीक है, भले ही तुम इक्वल पावर दो, कुछ भी करो, ग्रोथ करने के लिए तो तुम लोगों को इक्वली चलना पड़ेगा, इक्वली ग्रो करना पड़ेगा। और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट और एक मेंटेन होना चाहिए, मतलब सबके भाईचारा होना चाहिए। बेसिकली बेसिकली भाईचारा होना चाहिए। अगर तुमको एनकरेज करना है ग्रोथ के लिए, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बचा कौन सा? मेंटेन पावर। दोनों ऑप्शन वही है, मेंटेन पावर, यही है। ऑप्शन नंबर सी लिख दो। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, कोई भी लिख दो। पावर मेंटेन करने के लिए इसमें आर यहाँ आ जाएगा यार। मेंटेन पावर, पावर मेंटेन होती है इससे। ऑब्वियसली, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। है, इसका आंसर ये नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट क्लियर होता है। ओए होए 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 होए, हमारा आंसर गलत कैसे हो सकता है? हमारा आंसर कैसे गलत हो सकता है भाई साहब? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट इसका आंसर हो सकता है। हाँ जी हाँ जी, आई डोंट नो। लेकिन इसका आंसर दोनों हो सकते हैं, मेंटल पावर भी होना चाहिए, आई गेस सो। ओके ओके ओके। होप इतनी चीजें कवर हो गई, होप इतनी चीजें कवर हो गई होंगी। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेल्जियन मॉडल? इसमें से कौन सा ऐसी चीज है जो बेल्जियन मॉडल का पार्ट नहीं है? ये वाला सवाल। अरे 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 अरे, आंसर तो देख लिया तुमने कहीं? आंसर तो तुमने कहीं देख लिया? कॉपी तो नहीं कर दिया तुमने कहीं? विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन बेल्जियन मॉडल। इसमें से कौन सा बेल्जियन मॉडल का पार्ट नहीं है? जल्दी बताओ। बेल्जियम में क्या सोचा जाता? बेल्जियम में क्या थिंकिंग थी? क्या थिंकिंग थी?
इक्वल रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल यही थिंकिंग थी उनकी, लेकिन हमको तो इसको नॉट इंक्लूडेड बोलना है ना, तो इसका आंसर तो ये नहीं होगा। कम्युनिटी गवर्नमेंट, बिल्कुल यही तो उनका रास्ता कि तीसरी काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाई थी उन्होंने, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये भी नहीं होगा बिकॉज ये नॉट आंसर है इसमें। रीजनल ऑटोनॉमी, ये भी तो उनका पर्पस था कि भाईचारा रहे भाई, है ना। सीबीएसई 2020 2014 का सवाल है। बचा ऑप्शन कौन सा? सिन्हाला ऑफिशियल, बेल्जियम में सिन्हाला के आगे भाई। सही ऑप्शन तो सी होना चाहिए। बिल्कुल सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल पढ़ते हैं भाई साहब, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल पढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल क्या कहता है? विच इज द प्रोटेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग? व्हाट इज द प्रोटेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग? वही सवाल है, सिमिलर सवाल है। देखो, पहले तो कोई सवाल आ चुका है, 2012 और 14 का सवाल है, 12 और 14 का सवाल है ये, सॉरी 12 और 11 का है, सो सॉरी 12 और 11 का सवाल है मेरे साथ। व्हाट इज द पोटेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग? क्या करता है? रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स, बिल्कुल। एंश्योर्स इक्वालिटी, बिल्कुल नहीं। प्रमोट्स कल्चरल वैल्यूज, अवॉइड्स इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स ये होना चाहिए भाई। मेरे को तो खुद पे डर लग रहा है अभी। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स आंसर है, ले लो। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स इज द करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल। अरे कितनी बार समझो, ये सब सिमिलर सवाल था, सिमिलर क्वेश्चन था, हमने ये सिमिलर क्वेश्चन ही देखा। आ जाओ, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि विच ऑफ दीज इज अ मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग? अरे भाई साहब वही चीजें वापस रिपीट हुई। मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग का रीजन मेन क्या है? ठीक है, रीजन क्या है? फास्टर हार्मोनी, नहीं भाई साहब। मेंटेन पीस, इससे पीस तो मेंटेन रहेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इट मेंटेन्स पीस, अपहोल्ड्स डेमोक्रेसी एंड बैलेंस ग्रोथ। देखो, बी और सी इसका आंसर हो सकता है। अब तुम बताओ मुझे क्या आंसर। बी और सी इसका आंसर हो सकता है। विच ऑफ दीज इज अ मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग? जल्दी 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 जल्दी। which of these is a moral reason for power sharing? moral reason for power sharing? पावर शेयरिंग करने से पीस मेंटेन रहेगा? जरूरी नहीं है ना भाई, जरूरी नहीं है। भले ही पावर शेयर कर रहे हो लेकिन दूसरी पीस मेंटेन ना रहा तो ठीक है। लेकिन पावर शेयरिंग करने से क्या होगा? डेमोक्रेसी अपलोड होगी, डेमोक्रेसी बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरे हिसाब से करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो बी एंड सी दोनों में से मैं कंफ्यूज हो, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑब्वियसली। देखो, बी और सी इसका ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है जो तुम्हारी आंसर की में दिया हुआ भाई, जो तुम्हारी सीबीएसई ने आंसर की दी है उसमें दिया हुआ है। हम क्या करें बताओ? हम तो बेबस है भाई। लेकिन टेक्निकली अपवर्ड डेमोक्रेसी होना चाहिए इसका आंसर ऑब्वियसली। विच इज व्हाई इज डेमोक्रेसी कंसिडर्ड डिजायरेबल? वही सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं भाई, वही सवाल बार बार रिपीट हो रहा है। सीबीएसई 2012 11 का सवाल है। एक ही लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था ये, जिसको मैं रिपीट कर दिया ताकि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। देखो कैसे रिपीट किया, देखो समझा दो। पहला सवाल देगा, प्रोड्यूशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग, मतलब डिजायरेबल रीजन, मोरल रीजन, डिजायरेबल रीजन। देन हम देख रहे हैं अभी कंसिडर्ड डिजायरेबल, व्हाई इट इज कंसिडर्ड डिजायरेबल। मतलब अगर एक ही सवाल पूछा गया कि भाई साहब क्यों पावर शेयरिंग को डिजायरेबल माना जाता है, तो ये तीनों जो आंसर है, अपवर्ड डेमोक्रेसी, रिमूव रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ये इसका जो आंसर होगा, इन तीनों को मिलाकर भी तुम पॉइंट बना के लिख सकते हो भाई साहब। इससे तो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने पूछे हैं। ठीक है। व्हाई इज पावर शेयरिंग कंसिडर्ड डिजायरेबल? बिकॉज प्रमोट्स इंडिविजुअल रूल। नहीं भाई, पावर शेयरिंग से कहां इंडिविजुअल रूल्स, बिल्कुल ही गलत ऑप्शन, बिल्कुल ही गलत ऑप्शन। अवॉइड्स डोमिनेंस ऑफ वन ग्रुप्स, या ये ऑप्शन हो सकता है। एनहांसेस इकोनॉमिक ग्रोथ, कितनी बार बताओ भाई, कितनी बार बताओ? पावर शेयरिंग डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ से। प्रिवेंट्स कल्चरल डाइवर्सिटीज ना। मेनली जो लॉजिकल एनसीईआरटी के थ्रू जो हमारा लॉजिकल आंसर हो सकता है वो बी होना चाहिए। कौन सा बी होना चाहिए? बिल्कुल देखते आ जाओ क्या आंसर है भाई। बी आंसर है, मैं बी आंसर है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखो एंड नेक्स्ट सवाल बताओ क्या होना चाहिए इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन की प्रिंसिपल ऑफ पावर शेयरिंग? ये भी भाई साहब एक और पॉइंट आएगा तुम्हारे लिए। की प्रिंसिपल ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है या फिर क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर क्यों यहाँ पे जो है, क्या ऐसा पॉइंट है जो पावर शेयरिंग को सपोर्ट कर रहा है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ऑब्वियसली पावर शेयरिंग का मतलब तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी भाई। पावर शेयर हो रही है, लोगों में पावर शेयर हो रही है, कम्युनिटीज में पावर शेयर, मतलब यूनिटी, यूनिटी बढ़ रही है, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, अरे भाई साहब अगर दो लोगों में इक्वल पावर शेयर करी गई है
तो उनसे उसकी वेल्थ का क्या लेना देना, उनसे उनका पैसे का क्या लेना देना, है ना? एक बड़ा मीडिया, एक कॉमन मीडिया, भाई सब एक पावर तो दोनों के पास इक्वली है। तो ये तो आंसर रहना चाहिए। डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, ये भी ऑप्शन है सबका। जुडिशियल इंडिपेंडेंस, देखो पावर अगर शेयर हो रही है इसका ये तो मेरे पास खुली छूट है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, आई गेस थिंक सो। हाँ जी, यही सही सवाल है तुम्हारा, यही बिल्कुल सही सवाल है। न्यू एंड फ्रेश क्वेश्चन आ चुका है तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, 4 सवाल बच रहे हैं, 4 क्वेश्चन। ओपन आउट नंबर है, व्हाई इज बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग कंसिडर्ड बेटर? अब हमने पढ़ा कि पावर शेयरिंग कंसिडर क्यों बेटर की जाती है। अब हम पढ़ा रहे बेल्जियम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बेल्जियम के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसा क्यों इसको कंसिडरेबल माना गया है। इसका आंसर क्या है? 2011 जब वर्ल्ड कप जीता था इंडिया, और दीक्षा, दीक्षा जो है तुम्हारी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मतलब दीक्षा जो एक वेबसाइट है, पोर्टल है, जहाँ सवाल आते हैं, ठीक है? सीबीएसई वहां से भी सवाल को रेफर करता है, इस वजह से इसको भी यहाँ पे ऐड करा गया है। इट मेड डच द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। बेल्जियम में भाई साहब कब हमने ऐसा पढ़ा कि मैंने डच को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है? बिल्कुल ही गलत सवाल है, बिल्कुल ही गलत सवाल है, बिल्कुल ही गलत। बेल्जियम में क्या कहा गया था? बेल्जियम में क्या कहा गया था? डच एंड फ्रेंच दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाएगी, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी भाई साहब। यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज तो माना ही नहीं गया। इट एंश्योर्ड इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल कम्युनिटीज, बिल्कुल बिल्कुल यही सही सवाल है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट एबोलिशाइज रीजनल गवर्नमेंट्स, नहीं, रीजनल गवर्नमेंट्स बनाई गई, रीजनल गवर्नमेंट्स को बढ़ावा दिया गया, उनको इक्वल पावर दी गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। इट रिड्यूसेस द पावर ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, नहीं, लोकल गवर्नमेंट्स को भी पास भी पावर दी गई, इक्वल पावर तो नहीं बट पावर दी गई उनको भी, ठीक है? तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल 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 करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, व्हाट यूनिक फीचर्स डज द बेल्जियन मॉडल हैव? बेल्जियन मॉडल में बेल्जियम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऐसा उन्होंने यूनिक कर, क्या कर? कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं, बिल्कुल यही तो चीज थी यूनिक करी। बाकी अब तक किसी कंट्री में थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट थी नहीं, नहीं थी, लेकिन बेल्जियम ने लाया, बेल्जियम ने एक नया मॉडल लाया कि हम कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट हमारा आंसर होना चाहिए, बिल्कुल आंसर होना चाहिए। अब अगला देखते हैं, व्हाट डज द बेल्जियन मॉडल सिंबलाइजेस? अब देखो, सीबीएसई टॉपर 2023 जब मैं बोलता हूँ तब मैं ये कहता हूँ कि सीबीएसई 2023 में सवाल आया था, और ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इसको बहुत शॉर्ट कर दिया है, उसको पढ़ना है। इसके पीछे जो कंसेप्ट है ना उसको रिवाइज करना, ठीक है? उसको रिवाइज करना बिल्कुल, बिकॉज वहां से तुम लोग उसका लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन लिख सकते हो। तुमको मैंने एमसीक्यू पढ़ना ही दे दिया, ठीक है? व्हाट डज द बेल्जियन मॉडल सिंबलाइज? बेल्जियन मॉडल क्या बताता है? हमारा प्यारा प्यारा बेल्जियन मॉडल हमसे क्या शेयर करता है? सुप्रीमेसी ऑफ मेजोरिटी? नहीं भाई, नहीं भाई, यहाँ पे कहाँ पे डच को सुप्रीमेसी दी गई? डच में डच कम्युनिटी को यहाँ पे कहाँ पे माना गया कि भाई साहब ये मेजोरिटी में है, ये ही सुप्रीम है, यही देवता है भैया, यही कम्युनिटी है अपनी, जैसे सिंधाला में माना गया? नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना, नहीं। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ही हमारा है। इकोनॉमिक यूनिटी, इकोनॉमिक यूनिटी कैसे होगा भाई साहब? इकोनॉमिक यूनिटी कैसे होगी? कम्युनिटीज के अंदर यूनिटी थी ना, इकोनॉमिक यूनिटी तो नहीं थी। सिंगल पार्टी रूल, इक्वल पावर दी गई थी भाई बेल्जियम में, सिंगल पार्टी रूल तो श्रीलंका के अंदर था। तो ये इसका सेकंड ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन। ओ हो, लेट्स गो, सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। लास्ट सवाल आज के दिन का, हो माय गॉड, लास्ट सवाल आज के दिन का, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। व्हाई डिड श्रीलंकन तमिल्स फील एलिनेटेड इन 1956? अरे बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, इसके ऊपर तुमको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा गया। अब बताओ, इन दो क्वेश्चंस के ऊपर मिलाकर तुमको एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा गया। Why did Sri Lankan Tamils feel alienated in 1956? तमिल्स को क्यों alienated फील हुआ? बिकॉज सिन्हाला को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था। इसी रीजन से अगर इक्वल राइट्स दिए गए होते तो वैसे उनको घुटन की फील होती, इक्वल राइट्स दिए होते तो पावर शेयर करी होती तो उनको तो अच्छा ही होता ना, पावर शेयर करी गई है तो उनको उससे घुटन की फील होती नहीं होती ना। तमिल्स को ऑफिशियल लैंग्वेज होती तो सिर्फ तमिल्स को ही क्यों घुटन फील होती? सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया इसलिए उनको घुटन फील होने लग गई। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन। एंड इसी के साथ हाँ लेट्स गो, हमने यहाँ पे अपना पहला चैप्टर आज के दिन का पहला टास्क डन कर दिया है। अगर तुमने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा है, एंड तक देखा है, तो कमेंट्स में अपना स्कोर बताना। 25 क्वेश्चंस हम लेके आए थे, 25 क्वेश्चंस, 25 है। 25 मार्क्स में से तुमको कितने मार्क्स स्कोर हुए वो कमेंट्स में बिल्कुल बताना, अगर तुमने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करा है तो, है ना? और उसके साथ लिख देना डे 1 कंप्लीटेड, लिख देना नीचे कमेंट में डे 1 कंप्लीटेड और कितने तुमको मार्क्स मिले वो भी लिख देना, और कुछ प्यार करने की जरूरत है यार, हाँ, बिल्कुल ठीक है। आई होप तुम लोगों को पसंद आया होगा।
आई होप तुम्हारा डे 1 अच्छा गया होगा। अब कल डे 2 में मिलेंगे विद द सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म, है ना? पावर के बाद फेडरलिज्म के साथ मिलेंगे। पहले हम लोग सिविक्स खत्म करेंगे एंड देन हम लोग इकोनॉमिक्स खत्म करेंगे। आज हमारा डे 1 था, आज हमारा डे 1 खत्म हो चुका है। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से इसको कवर कर लिया पावर को। मिलते हैं जल्द आपके साथ फेडरलिज्म चैप्टर के साथ। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर तुमको बिल्कुल इस सीरीज के साथ जुड़े रहना है तो। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको मिल जाएगी, जिस प्लेलिस्ट के अंदर तुमको सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे फाइटर सीरीज के रिलेटेड। थैंक यू सो मच अगर तुमने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो। थैंक यू।